बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, खैर आफियत से गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट आसमा नौरी। नाज़रीन, जुमे का दिन तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत मुबारक हो और जुमे के दिन जो है वो जितना हो सके कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें। और इसके साथ ही आज ये बात शेयर करूंगी, जिस तरह बदलता मौसम जो है वो हमारे ऊपर कितना असरअंदाज हो रहा है, इसी तरह हमारे जो रवैये हैं उनमें भी काफ़ी चेंजिंग्स आती जा रही हैं। तो अपने रवैयों को चेंज करने की बड़ी ज़रूरत है। जिस तरह कल मैं एक बात कर रही थी कि ट्रैफिक रूल्स की हम बिल्कुल पाबंदी नहीं करते, तो इसी तरह आज फिर एक जो है मेरे साथ हादसा पेश आया कि जनाब मैं जैसे ही ऑफिस के लिए आ रही थी तो गाड़ी के सामने लोग इधर उधर नहीं देखते जब सड़क पार कर रहे होते हैं, तो फौरन से ये कि एक तरफ से आप देख रहे होते हैं, दूसरी तरफ से आप बिल्कुल इग्नोर कर रहे होते हैं कि दूसरी तरफ से भी तो गाड़ी आ रही होती है। तो अपना भी ध्यान रखा करें, अपने बच्चों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करें। इर्द गिर्द जब आप सड़क पार करते हैं तो लाजमी ध्यान रखें कि गाड़ी किस तरफ से आ रही है, कहीं आपको नुकसान तो नहीं पहुंच सकता। तो इसी के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आज हमारे साथ कुछ गेस्ट भी मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। सबसे पहले जो है हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर डॉक्टर राना मोहम्मद दिलशाद साहब, जो कि चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज BZU से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी अब्दुल्ला खान साहब, जो कि डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज एंड टैक्सेशन मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी? मैं बिल्कुल ठीक। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको जी। थैंक यू जी। और इसके साथ ही नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है हमारा पहला सेगमेंट जो है वो आज नेकी की बात होता है, तो उसकी तरफ चलते हैं, देखते हैं अल्लामा साहब आज हमें कौन सी अच्छी बात बताने जा रहे हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, जहन्नम से छुटकारे का आसान तरीक़ा। जहन्नम से छुटकारे का आसान तरीक़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज के बाद किसी से बात करने से पहले 7 मरतबा ये पढ़ लेता है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, तो अगर उसी दिन उसका इंतकाल हो जाएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको जहन्नम से नजात अता फरमा देगा। इसलिए मैं अपने भाइयों से, बहनों से इल्तिमास करता हूँ, फजर की नमाज के बाद किसी से बात करने से पहले 7 मरतबा ये पढ़ लिया करें, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। अल्लाह मुझे भी, आपको भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुबह आमीन। और इसके साथ ही जो है अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं। सर, आपके हवाले से जानना चाहेंगे सबसे पहले, तो उसके बाद जो है आप जानना चाहेंगे कि स्पोर्ट्स के हवाले से क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। मेरी बुनियादी जिम्मेदारी तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से मुंसलिक हूँ मैं जी जी, और मैं वहाँ प्रोफेसर हूँ और टीचर्स ट्रेनिंग में हम एंगेज होते हैं। BS से लेकर और PhD तक प्रोग्राम ऑफ़र करते हैं। इसके अलावा मेरी जो इजाफी चार्ज मुझे मिला हुआ है वो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज का, ज़कीर यूनिवर्सिटी मुल्तान में। तो वहाँ हम ऑफ़र करते हैं 2 प्रोग्राम, एक तो MSc स्पोर्ट्स साइंस और दूसरा BS स्पोर्ट्स साइंसेज एंड फिज़िकल एजुकेशन। तो एजुकेशन के साथ साथ फ़िज़िकल एजुकेशन भी बड़ा अच्छा फील्ड है, तो इसमें बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। 2012 से ये डिपार्टमेंट यहाँ मौजूद है। तो ये इस खित्ते के लिए बड़ा अच्छा है कि नौजवान जो है ना इस फील्ड में आ सकते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि कॉलेजेस में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में इजाफा हुआ है। पहले एक DP डायरेक्टर फ़िज़िकल एजुकेशन होते थे एक, अब यह है कि आप एज ए लेक्चरर रिक्रूट हो सकते हैं और फिर ऊपर की लैडर पे भी जा सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल लेवल पर स्पोर्ट्स ऑफिसर्स की वैकेंसीज़ होते हैं, वहाँ भी ये हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर है, यहाँ सर्व कर सकते हैं। जहाँ तक एक्टिविटीज़ का ताल्लुक है, ज़कीर यूनिवर्सिटी एक बड़ी यूनिवर्सिटी है पूरे पाकिस्तान की और इस खित्ते की, तो यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। हाल ही में 2 बड़े अहम इवेंट हो रहे हैं, ये इस खित्ते के लिए भी एजाज़ की बात है जी। एक तो यह है कि ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटीज़ गर्ल्स क्रिकेट चैम्पियनशिप होने जा रही है,
जिसका मंडे को इफ्तिताह होगा, वीसी साहब करेंगे। और इसके साथ साथ बास्केटबॉल की इंटर यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल जो चैंपियनशिप जो मुकाबले होते हैं पूरी मुल्क की सतह पर, वो भी आज बल्कि उसकी ओपनिंग है। मैं भी वहाँ इनवाइटेड हूँ, इसके बाद मैं वहाँ जाऊँगा। तो ऐसे चलिए, ये एक्टिविटीज जो है वो होने जा रही हैं। सर, आपके बारे में भी जानना चाहेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से भी और आपके डिपार्टमेंट के हवाले से भी। बिल्कुल, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो है पंजाब की जो 3 बड़ी रेवेन्यू कलेक्टिंग एजेंसीज हैं उनमें शामिल है। बाकी जो 2 एजेंसीज हैं उसमें पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। इसके साथ एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो है वो रेवेन्यू का मेजर शेयर कलेक्ट करता है। तकरीबन हमारा डिपार्टमेंट 40 अरब के करीब रेवेन्यू इकट्ठा करके देता है। इसके अलावा हम मुख्तलिफ सर्विसेज भी मुहैया करते हैं, जिसमें कि गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन है, उनकी तब्दीली मलकियत है और मंशियात के हवाले से भी हम काम करते हैं। उसमें जो एक्साइजेबल आइटम्स हैं उनको कंट्रोल करने का काम हमारे ज़िम्मे है। तो मेरी तैनाती यहाँ पे बतौर डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन है, जो कि मैं मुल्तान डिवीजन को देखता हूँ, जिसमें 4 अजला मेरे पास हैं, मुल्तान, खानेवाल, विहाड़ी और लोधरा। तो हमारा जो डिवीजन है उसका जो हमें टारगेट मिला हुआ है वो 3 अरब के करीब है। अच्छा। जो कलेक्शन हम करते हैं। इसके अलावा हमारे हर ज़िले में और तहसीलों में दफातर हैं जहाँ पे हम मुख्तलिफ सर्विसेज भी मुहैया करते हैं और टैक्स कलेक्शन भी करते हैं। इसमें जो है मोटर व्हीकल टैक्सेशन है, प्रोफेशनल टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है और इंटरटेनमेंट ड्यूटी थी। इसके अलावा जो है हम जो मंशियात के एक प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसमें गवर्नमेंट इस वक्त नई लेजिस्लेशन पास कर रही है, जिसमें नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट है, जो पंजाब का एक्ट होगा, वो असम्बली में मंजूरी के लिए गया हुआ है। तो उसके बाद फिर प्रपोजल ये है कि मुल्तान में भी मंशियात की रोकथाम के लिए एक थाना हम सेटअप करेंगे, जो कि साउथ पंजाब में जो मंशियात के जराइम है उनकी बेखनी के लिए काम करेगा। साथ ही हम स्टेट लेवल पे भी काम करते हैं, पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेशन हमारी होती है। तालीमी इदारों में भी मंशियात की रोकथाम के लिए हमारी एक्टिविटीज़ जारी रहती है। तो इस तरह से हम जहाँ माशरे की समाजी तौर पर खिदमत कर रहे हैं, वहाँ पे हम जो सबसे अहम काम है वो रेवेन्यू कलेक्शन है, जो कि हमारी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। टैक्सेस जो है आपको मालूम है कि रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं किसी भी मैशत के लिए। आपने कोई भी इज्तिमाई काम करना है, अकेला आदमी तो कोई भी तैयार नहीं होता, वो हाँ जी, मिलजुल के ही काम मिलजुल के होता है। और इज्तिमाई जब हम टैक्स कलेक्ट करते हैं वही टैक्स फिर आपकी वेलफेयर पे खर्च होता है। अब जैसे हमारा प्रॉपर्टी टैक्स है जी, इसमें जो है 85% हम मुतल्लिका टाउन कमेटी को, कारपोरेशन को वापस कर देते हैं, तो वहाँ पे उनको सिविक सर्विसेज मुहैया करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस पर हम काम कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर, वैसे आपको क्या समझते हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है टैक्स के हवाले से, लोगों की तरफ से क्या रिस्पांस है? जी, यकीनन इस दफा जो है हमारा लोगों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उसकी एक अहम वजह यह थी कि गवर्नमेंट ने जो है टैक्स की पॉलिसी बड़ी फ्लेक्सिबल रखी हुई थी। उसमें जो है डिस्काउंट्स इस दफा हमने काफ़ी सारे ऑफर किए हुए हैं। मसलन ये है कि अब अगर आप यकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स या अपने मोटर व्हीकल टोकन टैक्स है वो 31 मार्च तक अदा करते हैं तो आपको उस पर 5% रियायत मिलती है। इससे पहले ये होता था कि 100% जुर्माना होता था। गवर्नमेंट ने जो है वो एक पैकेज के तौर पे वो जुर्माना भी ख़त्म कर दिया और साथ ये है कि आपको 5% डिस्काउंट भी मिलेगा। अब आपको दफ्तर में आने की भी ज़रूरत नहीं है। एक गूगल ऐप स्टोर पे जो है एक ई पे के नाम से, पंजाब ई पे के नाम से एक ऐप है, जिसमें आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मुख्तलिफ टैक्सेस घर बैठे अदा कर सकते हैं। उसमें आप एक स्पेशल PSID उसको कहते हैं, वो जनरेट करते हैं। वो जनरेट करके आप ATM के ज़रिए, इजी पैसा, जायज़ कैश या बैंक्स के ज़रिए तकरीबन 30-32 के करीब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके ज़रिए आप अपना टैक्स अदा कर सकते हैं। अब पहले की तरह नहीं है कि आप अपना चालान नेशनल बैंक में लेके जाएंगे, लाइन में खड़े होंगे तब जाके आपकी अदायगी होगी। ये भी लोगों को बड़ी शिकायत होती थी कि जो है लाइन में लगना पड़ता है और काफी देर इंतजार करना पड़ता है तब जाके जो है। तो अब जो है वो आपने जो है अपनी टैक्स की असेसमेंट है वो या अपनी गाड़ी का नंबर उसी ऐप में डालेंगे या हमारे डिपार्टमेंट की वेबसाइट है उसमें एंटर करेंगे,
तो आपको अपनी जो टैक्स की लायबिलिटी है वो सारी आ जाएगी उसके ऊपर। वो आपने एक PSID जनरेट करनी है, उसके तहत आप अपने अदायगी घर बैठे कर सकते हैं और वो भी डिस्काउंट के साथ। तो जदीद जो है वो सहूलतें जो है लोगों को मुयस्सर की जा रही हैं ताकि वो अपनी मुश्किलात को जो है वो आसान कर सकें। यकीनन हम टेक्नोलॉजी से फायदा उठा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और 2007 के बाद जो है काफी हमारे डिपार्टमेंट में इनकलाबी इकदाम हुए हैं, जिसमें कि आपके सामने है कि हमारा जितना प्रॉपर्टी टैक्स का डेटा है सारा कंप्यूटराइज हो गया है। कंप्यूटराइज हो गया। उससे ये बेहतरी आई है कि आप अपना जो प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड है, जैसे आपको PT1 चाहिए, आप घर बैठे हमारी वेबसाइट से वो निकाल सकते हैं। तो इस तरह पहले जो हमारी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का था कि सिर्फ आपके पास एक बुसीदा सी पुरानी सी कॉपी हुआ करती थी जी, वो भी अक्सर गुम हो जाते थे कागजात, तो फिर वो एक नई टेंशन होती थी हाँ कि कागजात गुम हो गए। अब वो जो है वो चीज भी खत्म हो गई है, आपका सारा डेटा सेंट्रलाइज हो गया है और कोई भी इदारा जो है वो एक्सेस कर सकता है एक क्लिक के जरिए। आप जितनी आपकी गाड़ियों का रिकॉर्ड है उसको, और साथ ही है कि हमने स्मार्ट कार्ड और जो है स्पेशलाइज्ड किस्म की नंबर प्लेटें भी इंट्रोड्यूस की है। सही। तो इससे काफी हमारे डिपार्टमेंट में जिद्दत आई है, और साथ ही ये है कि जो इंटरलिंकेज है दीगर महकमों के साथ वो हमारा बहुत अच्छा हुआ है कि अब हमारा जो डेटाबेस है वो ट्रैफिक पुलिस के साथ, हाईवे मोटरवे पुलिस के साथ लिंक्ड है। और जैसे ही आपकी अगर आप ट्रैफिक वायलेशन करते हैं या इस किस्म की कोई और एक्टिविटी होती है या गाड़ी आपकी चोरी होती है, तो उसका डेटा फौरन हमारे जो MTMI सिस्टम है उसमें आ जाता है। सही है, इसमें काफी जो है वो बेहतरी जो है वो तब्दीली भी जो है लाई जा रही है। जी यकीनन। अच्छा, जैसे स्पोर्ट्स के हवाले से हम जानना चाहेंगे कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़े, अभी उसके ऊपर वर्क हो रहा है, जिस तरह स्पोर्ट्स के हवाले से होना चाहिए था काम वो नहीं हुआ, किस तरह जो है वो तब्दीली लाई जा सकती है और इस पर काम किया जा सकता है कि ताकि जो जितने भी नौजवान हैं उनको इस तरफ लाया जा सके एक अच्छी और हेल्दी एक्टिविटी की तरफ। बिल्कुल सही। अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग पिछले कोई 10-15 साल से स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ है तालीमी इदारों में बड़ी महदूद हो गई है। ख़ास तौर पर जो प्राइवेट सेक्टर जब से ये आया है और ये फ्लरिश कर रहा है ज़्यादा स्कूल लेवल पे, कॉलेजेस लेवल पे, तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो पहले बहुत बेहतर तरीके से ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती थी। गेम्स इंटर कॉलेजिएट मुकाबले होते थे, स्कूल लेवल्स के होते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजनल लेवल पे, वहाँ भी ये एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं। और जो प्राइवेट सेक्टर है उनके यहाँ मसाइल और कैपेसिटी का मसला है कि वो एक आमतौर पर एक घर में 1 कनाल या 2 कनाल के ज़्यादा घर में उन्होंने अपना कैंपस चलाना होता है, तो उनके पास वाकई ना बड़ा। अभी भी हम गली मोहल्लों में भी जाएं तो इसी तरह उन्होंने जो है वो स्कूल्स बना लिए हैं, छोटी छोटी तंग जगहों पे खेलने के लिए कोई एक्टिविटीज नहीं है बच्चों के लिए। और मजे की बात या दिलचस्प बात यह है कि हम जो पढ़ा लिखा तबका ही बन एलीट क्लास, एक ऊपर वाली क्लास, वो अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में भेजना चाहते हैं, तो वहाँ शायद उनको क्वालिटी एजुकेशन तो मिल जाती है, लेकिन जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ से इतना नहीं मिलते, जिसकी शायद एक वजह फिर ये बन जाती है कि वो फिर अल्टरनेट उनके पास फिर मोबाइल है कि मोबाइल पे वो फुटबॉल खेल लेते हैं। हाँ, मतलब ज्यादा हम एक्टिविटी देखिए, गेम्स जो है वो मोबाइल पे आपने सिर्फ जो है उस तक महदूद हो गए। तो उसका नुकसान ये है कि जो नौजवान नस्ल है जिनको फिजिकली एक्टिव होना चाहिए था, फिट होना चाहिए था और अपने जो फारिग वक्त है उसका बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए था, वो शायद फिर टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा है और उसका मिसयूज़ निस्बतन कम है। तो मौजूदा गवर्नमेंट ने 1-2 प्रोग्राम शुरू किए हैं जिसके हवाले से ये, जैसे कामयाब नौजवान प्रोग्राम, लेकिन मेरा ख्याल है इन्होंने काफ़ी लेट कर दिया है। एक तो रिसोर्सेज के मसाइल हैं, जितने रिसोर्सेज दिए जाने चाहिए थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिवीजनल लेवल पर और इदारों को, ख़ास तौर पर हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज़ को, वो नहीं हैं, कम हो रहे हैं। हर गवर्नमेंट करती है, इन्होंने भी की है। दूसरा यह है कि अब ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं कामयाब नौजवान के हवाले से, जैसे मैंने पहले बताया हमारे यहाँ इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट चैम्पियनशिप होने जा रही है और कबड्डी, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें काम करने की ज़रूरत है और ये एक ऐसा शोबा बन गया है जिसका तालीमी इदारों से बड़ा गहरा ताल्लुक है, लेकिन ये नज़रअंदाज किया जा रहा है। नहीं, पहले ही होता था, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती थी और स्टूडेंट्स भी जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, गेम्स की तरफ उनकी ज़्यादा तवज्जो थी, पढ़ाई के साथ साथ गेम्स का भी तो क्या है, हेल्दी एक्टिविटी की तरफ जो है लोगों का रुझान जो है वो ज़्यादा होता था। जैसे वो सर बता रहे थे कि मंशियात के हवाले से ये काम करते हैं, तो इनका काम काफ़ी हद तक आसान हो जाए अगर स्टूडेंट्स को ये फैसिलिटीज़ तालीमी इदारों में मिले, उनके नेबरहुड में मिले खेलने की,
और इवन गवर्नमेंट को एक पॉलिसी के तौर पर ये बात भी इंट्रोड्यूस कराने चाहिए, जहां आपके इल्म में होगा इन्होंने स्कूलों के लिए पॉलिसी दी है मार नहीं प्यार, जी, कि आप बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट, और ये अच्छी बात है कि फिजिकल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, उनको आप साइकोलॉजिकली और एनकरेज करें, रीइंफोर्स करें और उनको पढ़ने लिखने की तरफ लाएं। तो साथ ही ये भी उनको थोड़ा सा मेरा ख्याल में ये पॉलिसी भी होनी चाहिए कि हर बच्चा कम से कम एक गेम में ज़रूर हिस्सा ले, ये बड़ा चाहे वो जरूरी है। अपनी पसंद के मुताबिक, और वो फैसिलिटीज़ फिर उस स्कूल में, कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में वो मौजूद भी हों। तो इससे काफ़ी हद तक जो नौजवान नस्ल है वो मुस्बत सरगर्मियों की तरफ आएंगी और ड्रग्स और जो मोबाइल और इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है उसके मिसयूज़ की तरफ शायद निस्बतन कम हो जाए। सर वैसे आपको कौन सी गेम पसंद है? मुझे बैडमिंटन पसंद है मैडम, अच्छा, बैडमिंटन। और मैं ये खेलता भी हूँ अभी भी। शाम में हम जो है कोलीग्स BZU में हमारा एक ग्रुप है, तो ये शाम में खेलते वो हैं। अच्छी इसके अलावा हेल्दी क्रिकेट एक्टिविटी। भी, हाँ, फुटबॉल भी, तो ये खेली भी हैं और देखना भी पसंद है। तो ये ऐसे है। सही। सर आपकी वैसे कौन सी फेवरेट जो है वो गेम? जी, मैं बचपन में तो स्कूल लेवल पे क्रिकेट था, उसके बाद फिर टेनिस भी मैं काफ़ी अर्से तक खेलता रहा हूँ, और ज़्यादा मेरा जो शौक़ है वो टेनिस के हवाले से है। तो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं टेनिस खेलता हूँ। इसके अलावा हम अपने डिपार्टमेंट, इंटर डिपार्टमेंट और मुख्तलिफ इंटर डिवीजनल स्पोर्ट्स इवेंट्स भी मुनक़िद करते रहे, जिसमें कि मुल्तान डिवीजन की जो क्रिकेट टीम थी उसने पंजाब में पूरे पंजाब लेवल पे कम्पीट किया था और सेकंड पोजीशन हासिल की थी। अच्छा। तो इस तरह से जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं उनको हम इनकरेज करते हैं और उसमें जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और अच्छी बात है, गेम खेलने से आपको खुद भी बड़ी अच्छी वाइब्स आती हैं और आप बड़ा अच्छा हेल्दी और अपने आप को बड़ा फिट जो है वो महसूस करते हैं और खुश भी रहते हैं। जो आजकल जितनी हम लोग टेंशन फौरन सर पे सवार कर लेते हैं उससे काफी जो है हम भी खुश रह सकते हैं और आपके जो माहौल है, इर्द गिर्द जो लोग हैं उसको भी खुशगवार बना सकते हैं, उन पे भी अच्छा असर पड़ सकता है। बिल्कुल। जैसे अभी हम बात कर रहे थे सर, यहाँ पे प्रोफेशनल कोचेज की बड़ी हम देखते हैं उस तरह काम नहीं हो रहा, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह काम करना चाहिए? एक बड़ा जो पहले भी हमने जिक्र किया कि स्पोर्ट्स की तरफ हमारे नौजवान नस्ल क्यों नहीं आ सकी या उनको हम सहूलतें नहीं दे सके, उसकी बुनियादी वजह एक तो रिसोर्सेज है कि रिसोर्सेज हमने जितने एलोकेट करने चाहिए थे उतने नहीं। अगर तालीमी इदारों की बात करें तो इवन एजुकेशन के लिए, यानी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को सपोर्ट करने के लिए जो जितने फंड्स देने चाहिए और बैनुल-अक़वामी जो मयार है उससे हम नीचे हैं। मसलन 4% का कहा जाता है कि अपने GNP का आप खर्च करें तालीमी इदारों पर, उतना नहीं हम खर्च कर रहे। तो फिर ये जो स्पोर्ट्स हैं इस पे तो हम बहुत ही कम खर्च करते हैं। एक तो ये, दूसरा एक और जो आपने पॉइंट रेज किया ये बड़ा रेलेवेंट है कि हमारे यहाँ जो स्किल्ड कोचेस, ट्रेंड कोचेस की भी कमी है। हाँ जी। तो मैं अपने इदारे को अगर देखूं तो यहाँ डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं फीमेल, मेल, तो इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, लेकिन कोचेस 1-2 आपको मिलेंगे और वो भी एक तरह से, हाँ, वो भी यूनिवर्सली काम कर रहे हैं, मतलब हर फील्ड के लिए जाहिर है वो ट्रेंड नहीं है, लेकिन उनकी जिम्मेदारियों में है वो फुटबॉल भी, स्क्वाश भी और टेनिस भी, क्रिकेट भी उनके लिए कोचेस वो कोचिंग करें। तो ये बड़ी ज़रूरत है कि ना हम ट्रेंड कोचेस वो इदारों के लिए हायर करें और फिर शायद उनकी ट्रेनिंग पे भी थोड़ा सा, उनकी क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग पे भी हमारे तवज्जो देने की ज़रूरत है। कुछ सेंट्रल लेवल पर उनकी बेहतर ट्रेनिंग की जाए कोचेस की। इसके अलावा उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी दिया जा सकता है। तो जो जिन ममालिक के साथ हमारा अच्छा ताल्लुक है, मैं चाइना का जिक्र करना चाहूँगा, जैसे उन्होंने वो इवेंट किया है अभी ये ओलंपिक्स का, तो वहाँ स्पोर्ट्स की बहुत बेहतर फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो हम उनके साथ कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं इस हवाले से। हम कोचेस की तरबियत के लिए अपने कोचेस को वहाँ भेज सकते हैं और आजकल वो हमें वेलकम भी कर रहे हैं, बड़े अच्छे हमारे ताल्लुक हैं। इसके अलावा वो यहाँ भी आ सकते हैं। सर यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जिस तरह वो पढ़ रहे हैं या हिस्सा ले रहे हैं, तो उनको भी यहाँ की कुछ फैसिलिटीज इस तरह प्रोवाइड की जा रही है कि वो बाहर उनको भेजा जा सके ट्रेनिंग के लिए? हाँ जी, जनरली HEC हायर एजुकेशन में अगर हम बात करें, हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो रेगुलेटरी एक बॉडी है, तो वो स्कॉलरशिप्स ऑफर करता रहता है। ठीक है। इसके अलावा इंडिविजुअल जो कंट्रीज़ हैं वो भी करते हैं। इस वक्त चाइना में जो स्पोर्ट्स साइंसेज है उससे मुताल्लिक भी काफ़ी मेरे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स भी वहाँ पढ़ रहे हैं
MS और PhD भी। अच्छा। और चाइना ऑफर कर रहा है, हर डिसिप्लिन में कर रहा है, सोशल साइंसेस में भी कर रहा है। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है इस वक्त। जो ट्रेनिंग अगर लेनी है तो आपको चाइना और हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, मलेशिया, तो इसके अलावा और भी ममालिक हैं, तो जहाँ निस्बतन लो कॉस्ट पर आप जा सकते हैं और स्कॉलरशिप भी आप ले सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा से रही हैं, अब भी हैं, लेकिन इसके लिए विल चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, और थोड़ा सा ये है कि आप मेहनत से वो जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है उसको फिर क्वालिफाई करें। और बात वही आ जाती है, सबसे पहले आपकी मेहनत जो है हाँ जी। वो रंग लाती है हमेशा। अगर आप सिंसियर होकर अपने काम से काम कर रहे हैं तो आपको लाजमी उसका अजर जो है वो मिलता है। अच्छा सर, प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से भी बात करेंगे और साथ ये भी जानेंगे जिस तरह एक्साइज डिपार्टमेंट की जानब से गाड़ियों की जो है बायोमेट्रिक का उसकी तस्दीक का मामला क्या है? जी, ऐसा है कि प्रॉपर्टी का जो है हर 5 साल के बाद सर्वे हम कराते हैं। तो कोविड की वजह से ये सर्वे टाइमली नहीं हो सका था। 2014 में ये लास्ट सर्वे हुआ था जी। तो इस वक्त हम प्रॉपर्टी टैक्स का जो सर्वे है जितने हमारे अर्बन एरियाज़ हैं उनमें करवा रहे हैं। उसमें जो प्रॉपर्टीज़ के कवायफ हैं वो हम अपडेट कर रहे हैं, और उसके अलावा जो है अगर कोई उनमें चेंज ऑफ यूज़ है, जैसे किराए पे थी आपकी प्रॉपर्टी अब ज़ाती इस्तेमाल में है, तो उसको भी हम अपडेट कर रहे हैं। और इस सिलसिले में हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, और हमारा ख्याल है कि अप्रैल में हम ये अपनी एक्सरसाइज मुकम्मल कर लेंगे, और 1 जुलाई से हम ये प्रॉपर्टी टैक्स का जो नया सर्वे है नई शरह के साथ लागू करेंगे। अगरचे कि ये अमल काफ़ी ताख़ीर से हुआ है, उसकी वजह कोविड वगैरह और बाकी मसाइल थे, लेकिन इस पर हम काम कर रहे हैं। और प्रॉपर्टी टैक्स की जो शरह थी उसको भी हमने काफ़ी रैशनलाइज किया है। शुरू में काफ़ी ज़्यादा शरह थी जिसके ऊपर हमें मुख्तलिफ ट्रेडिंग यूनियंस की तरफ से और बाकी स्टेक होल्डर्स की तरफ से जो है वो प्रोटेस्ट और इस तरह की बातें होती रहीं। उनके साथ फिर हमने निगोशिएट करके रीज़नेबल रेट्स कर दिए। उसके बाद फिर इस वक्त जैसे हमारा उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है तो हमारी जो रिकवरीज हैं वो भी काफ़ी बेहतर हो गई हैं। जो ताजर यूनियंस है उनकी तरफ से भी काफ़ी अच्छा हमें रेस्पॉन्स मिला है, और वो प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी जो है वो खुश दिली के साथ कर रहे हैं और रियायत के साथ कर रहे हैं। जहाँ तक आपने पूछा इसके बारे में, गाड़ियों की बायोमेट्रिक्स के बारे में, जी जी, तो ऐसा है कि लोग गाड़ियाँ ले लेते थे और ओपन ट्रांसफर लेटर पे। ठीक है सर, इस पे हम बात करेंगे लाजमी, लेकिन अभी हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे गाड़ियों की बायोमेट्रिक के हवाले से। जी सर, क्या कहना है? जी, ऐसा है कि इस्लामाबाद में बायोमेट्रिक सिस्टम पहले से नाफिज है, और ये जो हमारी टेक्नोलॉजी का अवेल करने का सिलसिला है उसकी एक कड़ी है। ऐसा है कि लोग जो है गाड़ियां लेके अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं कराते थे, और गाड़ी मैंने भेज दी, फिर भी मेरे पास चलान आ रहे होते थे, ट्रैफिक चलान और मुख्तलिफ वायलेशंस चलान आ रहे होते थे। जबकि कानून में ये है कि 1 माह के अंदर जब आप गाड़ी लें अपने नाम ट्रांसफ़र करें, लेकिन लोग कीमती गाड़ियां लेके साल ना तो रजिस्टर करवाते थे ना अपने नाम करवाते थे, जिसकी वजह से उनकी मॉनिटरिंग भी काफ़ी मुश्किल थी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती थी। तो अब इस चीज़ के तदारुक के लिए गवर्नमेंट ने जो है फैसला किया कि जी गाड़ियों की बायोमेट्रिक को नाफिज किया जाए। यानी कि आपने अगर अपनी गाड़ी मुंतकिल करानी है, अपने नाम ट्रांसफ़र करानी है, तो जो सेलर और परचेज़र है दोनों के अंगूठे के निशान साबित करने पड़ेंगे। उसके लिए हमारा नादरा के साथ एग्रीमेंट हुआ है, और ये 10 जनवरी से हमने ये नया सिस्टम पंजाब में नाफिज किया है। जी। इसमें चूँकि पहले हम 1 साल से लोगों को अवेयरनेस दे रहे थे कि अगर आपके पास ट्रेसेबल नहीं है पिछला सेलर या वो अवेलेबल नहीं है तो आप अपने ओपन ट्रांसफर लेटर को कन्वर्ट करा लें और गाड़ियाँ अपने नाम मुंतकिल करा लें। इसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, काफ़ी सारे लोगों ने इस सहूलत से फ़ायदा उठाया। इसके बावजूद काफ़ी सारी खासी तादाद जो है वो रह गई, और उन्होंने जो है वो अब उनकी तरफ से हमें ये मुतालबात सामने आ रहे हैं कि जी हमें एक ग्रेस पीरियड दिया जाए, ताकि हम उसमें हम वो गाड़ियां जो उस वक्त हम अपने नाम ट्रांसफर नहीं करा सके अब वो करा लें। तो इसके लिए हमने एक प्रपोजल गवर्नमेंट को भेज दिया है, और वो कबीना में इस वक्त पेश है कि 2 महीने के लिए हम छूट दे रहे हैं
कि उसमें हम पिछले सेलर का बायोमेट्रिक्स नहीं मांगेंगे, उसके अंगूठे का निशान नहीं मांगेंगे। सही। तो उसके लिए जो है वो प्रपोजल 10-15 दिन में मंजूर होकर आ जाएगी। उसके बाद फिर 2 महीने का टाइम मिलेगा। 2 महीने के अरसे में जिन लोगों के पास अभी ओपन ट्रांसफर लेटर पे गाड़ियां चल रही हैं या गाड़ियां उन्होंने अपने नाम रजिस्टर नहीं करवाई, वो 2 माह के अरसे में बगैर बायोमेट्रिक की रिक्वायरमेंट के वो करवा सकते हैं। सही। तो इसका बायोमेट्रिक का जो है सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है, क्योंकि अब गाड़ियां बहुत कीमती हो चुकी हैं और अक्सर जो है हमारे दफातर में इस तरह के झगड़े आते थे कि जी मैंने दस्तखत नहीं किए, मैंने गाड़ी बेची नहीं है या किस्तों में बेची है, अगले बंदे ने फ्रॉड से अपना नाम करा लिया। अच्छा सर, इस तरह के तो बहुत सारे आपके पास केसेस आते होंगे। जी, उन्हीं केसेस की रोकथाम के लिए हमने एक ये फुल प्रूफ सिस्टम नाफिज करने की कोशिश की है। अगरचे कि ये एक बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एक एडवांस स्टेप है जी। तो इसके लिए हमें जो है मुख्तलिफ तरह के एक चेंज मैनेजमेंट करना पड़ रही है, क्योंकि कोई भी तब्दीली है उसको लोग फौरी तौर पे तो कबूल नहीं करते। हम तब्दीली चाह रहे होते हैं पर हम तब्दीली को फिर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं कि अभी इसको कैसे हम कबूल हाँ जी, करें। अब ये चीज जो है ना हम इसको आसान करने की मजीद कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे हमें शोरूम मालिकान की तरफ से, बाकी लोगों की तरफ से फीडबैक मिल रहा है कि इसको कैसे आसान किया जाए, उसी की तरफ हम आ रहे हैं कि इसको मजीद जितना हम आसान कर सकते हैं और जिसमें हम कोशिश करें कि हमारी डिस्क्रिप्शन भी कम से कम हो। सही। लेकिन जहाँ पे अगर मालिक ट्रेसेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है या मुल्क से बाहर है या उसके अंगूठे का निशान जो है वो मसख हो चुका है और वो वाज़े तौर पे अपना अंगूठा जो है वो सबत नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम अपने रूल्स में को मॉडिफाई कर रहे हैं और उनके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि उनको भी फैसिलिटेट करें। मकसद ये है कि लोगों को चाहिए कि गाड़ियां अपने नाम मुंतकिल कराने और अपनी गाड़ियां रजिस्टर करवा लें, बजाय इसके कि हमारी टीमें जो है और ट्रैफिक पुलिस रोड पे उनको चेक करती रहें और आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, हम आपको रोकें। हम चाह रहे हैं कि आप अपना जो टैक्सेस हैं वो टाइम पे अदा करें, बिल्कुल गाड़ी अपने नाम मुंतकिल करवा लें और रोड के ऊपर एक मुनज़्ज़म और डिसिप्लिन तरीके से चले, ताकि किसी किस्म की अनटूवर्ड सिचुएशन को अवॉइड किया जा सके। जितनी आप आसानियां करेंगे उतनी ही आपके लिए भी आसानियां होंगी। जी यकीनन। आप देखें ना, आप अपनी गाड़ी का टोकन टैक्स जो है वो ई पे के जरिए घर बैठे अदा कर सकते हैं। पहले आपको हमारे दफातर में आना पड़ता था, अब आपके टैक्स की जो असेसमेंट है वो आपको फौरी तौर पे दस्तयाब है और वो फौरी तौर पे आप अपना टैक्स अदा कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो है टैक्स की अदायगी के लिए जगह ये भी सहूलत दी है कि आप किस्त में भी अपना टैक्स अदा कर सकते हैं। सही। तो अक्सार में जो सहूलत है वो भी दी गई है और हमारे दफातर में काउंटर्स खुले हुए हैं। हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे पास से लोग आ रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, उनको आप फैसिलिटेट करें और बगैर किसी तकलीफ के उनकी गाड़ियाँ उनके नाम मुंतकिल हो जाएं और उनको जो स्मार्ट कार्ड हैं और उनकी जो नंबर प्लेटें हैं वो टाइमली तौर पे मुयस्सर हो जाए। ठीक है, इसमें मजीद भी हम बात करेंगे। सर, जिस तरह हम एजुकेशन सिस्टम के हवाले से भी आपसे जानना चाहेंगे कि इसको किस तरह बनाया जा सकता है और इसमें आप क्या देखते हैं कि क्या क्या मुश्किलात हैं? जनरली अगर देखें तो एजुकेशन सिस्टम में मेरे ख्याल में 3 बड़े इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। वहाँ प्रॉब्लम भी है और वहाँ ही इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश भी है। एक तो है एक्सेस, दूसरा क्वालिटी और तीसरा रेलेवेंस। एक्सेस का मतलब ये है कि हम अपने शहरियों को तालीमी सहूलियात तक रसाई दें। ठीक है, जो देहात हैं, शहर हैं, तो वहाँ इदारे मौजूद हों उनकी नेबरहुड में और वो आसानी से अपना मैट्रिकुलेशन, स्कूल एजुकेशन ले सकें, कॉलेज में पढ़ना चाहें कॉलेज में पढ़ें और हायर एजुकेशन में आगे जाना चाहें तो वो जा सकें। तो अगर देखा जाए पिछले 10 साल पे नज़र डालें तो हायर एजुकेशन पे तो एक्सेस के हवाले से काफ़ी काम हुआ है। यूनिवर्सिटीज़ की जो तादाद है वो मेरे ख्याल में 2 गुना से भी ज़्यादा 3 गुना हो गई है, इवन प्राइवेट सेक्टर में भी। पहले हम मुल्तान की अब बात करें, कम यूनिवर्सिटियाँ थी, बल्कि थी नहीं। बिल्कुल जी, DZU सबसे पहले क्या उनका उसी का नाम आता है। एक यूनिवर्सिटी थी पब्लिक सेक्टर में, अब 4-5 यूनिवर्सिटियाँ पब्लिक सेक्टर में यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा इतने ही जो है वो प्राइवेट सेक्टर में भी इदारे मौजूद हैं। तो एक्सेस पे गवर्नमेंट ने काम किया है जी, ठीक है, और हायर एजुकेशन पे। लेकिन नीचे बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल है। हमारा लिटरेसी रेट है इस वक्त जो गवर्नमेंट क्लेम करती है 58% जी, जो कि बहुत पीछे है। साउथ एशिया में ये जो एवरेज जो लिटरेसी रेट है वो है 72%। उससे हम बहुत पीछे हैं। इंडिया से हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, वहाँ 78 है
और हम हैं 58। ग्लोबल जो रेट है लिटरेसी का, जो एवरेज है, वो है 86%। तो हम उससे काफ़ी पीछे हैं। और उसकी वजह यह है कि जो बुनियादी तालीम है उसकी सहूलतें हमने देने में हम नाकाम रहे हैं, रिसोर्सेज नहीं दिए, ठीक है। ख़ास तौर पर जो रूरल अर्बन जो डिस्पैरिटी है एजुकेशन सहूलियात के हवाले से, वो बड़ी ज़्यादा है, ठीक है। 70% के करीब जो है आबादी हमारे रूरल एरियाज़ में है, लेकिन वहाँ स्कूल्स जो है पहले तो कम तादाद में है, स्टाफ भी कम तादाद में है, दूसरा वो थोड़ा डिस्टेंट पे भी है। फिर एक और इसमें है जेंडर डिस्पैरिटी है जी, कि जो गर्ल्स की जो तादाद है जिनको स्कूल में होना चाहिए था, वो काफ़ी तादाद जो है वो स्कूल से बाहर है। ऑलमोस्ट 30%, 35% ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग है, वो आउट ऑफ स्कूल होते हैं। तो ये एक बड़ा मसला है, ठीक है, जिनको हम एक्सेस नहीं दे सके, उन्हें ला नहीं सके किसी तरह से, और उसमें गर्ल्स की तादाद जो है वो ज़्यादा है। तो ये एक बड़ा है। फिर ये दूसरा प्रॉब्लम है क्वालिटी का, कि जो कुछ हम उन्हें सहूलतें दे रहे हैं और उसके नतीजे में जो तालीम वो हासिल कर रहे हैं, क्या वो मेयारी भी है जी, वो उनकी अमली ज़िंदगी में काम भी आएगी बिल्कुल। तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। तो हम शायद कंटेंट बेस्ड नॉलेज तो उन्हें दे रहे हैं, लेकिन तालीम सिर्फ और सिर्फ नॉलेज का नाम नहीं है, प्रैक्टिकली जो है उसमें स्किल्स भी हैं, और उसमें इवन बिहेवियर्स की ट्रेनिंग भी है, एटीट्यूड्स की भी ट्रेनिंग है। तो उस तरफ से हम काफ़ी पीछे हैं। और फिर एक है रेलेवेंस जो प्रॉब्लम है, कि क्या जो कुछ वो पढ़ रहे हैं वो उनकी जो लोकल जो एनवायरनमेंट है उससे रेलेवेंट है। तो हमने चीज़ों को लोकलाइज नहीं किया। इसकी मूव चली है, रिफॉर्म्स आई हैं, लेकिन हम नहीं कर सके हैं, ठीक है ना। एक बच्चा जिसकी ज़्यादातर ज़िंदगी देहात में गुजरी है, उसने खेत में भी जाना है वालिद की हेल्प करने के लिए, वो जो साइंस वो पढ़ रहा है, क्या वो उसको इस काम में हेल्प दे रही है और उससे रिलेट करके उसको पढ़ाया जा रहा है या नहीं। तो मेरा ख्याल में ये 3 बड़े प्रॉब्लम हैं जो इनमें सबसे ऊपर है। वो क्या है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी शायद एजुकेशन प्रायोरिटी में नहीं है। उसकी कई वजूहात हैं, पॉलिटिकल भी हैं, इकोनॉमिक भी हैं, कि हम जितना फंड्स हमें एलोकेट करने चाहिए थे उतने नहीं कर रहे। ठीक है, अभी कोरोना की वजह से ज्यादा जो है एजुकेशन, कोरोना की वजह से तो ज्यादा मुतासिर हुई है, स्कूल्स जो है वो बंद रहे। मुझे कहने दें कि हम एक्सपोज हुए हैं, एजुकेशन सिस्टम एक तरह से एक्सपोज हुआ है। उसके लिए ना ही इदारे तैयार थे, उनको भी बड़ा टाइम लगा, और स्टूडेंट्स के साइड पे भी, ठीक है। तो उस हवाले से काफ़ी प्रॉब्लम आए हैं, एकेडमिक लॉस हुआ है जी, ठीक है। तो हमें अब जैसे आपने पूछा क्या करना चाहिए, एक ज़रूरत यह है ख़ास तौर पर हायर एजुकेशन लेवल पर, कि हम टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करें अपनी जो रूटीन की फ़िज़िकल जो एक्टिविटीज़ हैं, लैब वर्क है, क्लासेस हैं, रिसर्च है, तो उसमें टेक्नोलॉजी को लाएं। और सिर्फ कोरोना के टाइम में ही टेक्नोलॉजी की अहमियत नहीं है, आम जिंदगी में भी है और आम रूटीन एक्टिविटीज़ में भी है इसकी। तो इस पे अगर हम काम करने में कामयाब हो जाएं, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने में, इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। जी, चौधरी मकबूल साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। मैं मकबूल बोल रहा हूँ जी, मुल्तान से। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, वैसे जी कि आपका लाइव प्रोग्राम चल रहा है, तो आपके पास डायरेक्टर एक्साइज साहब तशरीफ फरमा है। जी जी बिल्कुल, आप कुछ पूछना चाहेंगे? मैंने उनसे रेलिवेंट बात करनी है जी, जो रजिस्ट्रेशन एक्साइज रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में जी। जी जी, वो मौजूद है रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में जनाब। जी 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 सर, आप बात कर सकते जी, फरमाइए जनाब। डॉक्टर बात ये जी कि आप माशाल्लाह लाइव आ रहे हैं, मैंने देखा, बड़ी खुशी हुई आपको देख के। जी जी, फरमाइए, जो रजिस्ट्रेशन की जो फाइल होती है ओरिजिनल, वो पब्लिक कस्टडी में होती है या डिपार्टमेंट के पास होती है? जी ऐसा है कि 2007 में जब मुल्तान में हमारी कंप्यूटराइजेशन हुई है, तब से हम फाइलें जो है वो फौरन ही रिटर्न कर देते हैं। जैसे कि हम अपने डेटाबेस में आपकी गाड़ी का डेटा एंटर कर देते हैं और फाइल को स्कैन कर लेते हैं, लेकिन ओरिजिनल फाइल जो है हम रिटर्न कर देते हैं। जो 2007 से पहले की फाइलें हैं वो हमारे पास मौजूद हैं स्टोर्स में, और वो भी हम उनको कंप्यूटराइज कर रहे हैं और उनको वापस कर रहे हैं। जो कि ओनर हमारे पास आ रहे हैं वो फाइलें भी हम वापस कर रहे हैं। लेकिन 2007 के बाद अब हमारी मुल्तान में ये प्रैक्टिस है, बल्कि पूरे पंजाब में, कि हम गाड़ी की फाइल जो है ओनर को रिटर्न कर दें। राइट, सेकंड प्लीज।
तो ये भी कि जो हैवी व्हीकल्स है उनकी ट्रांसफर के लिए बायोमेट्रिक जरूरी है, ये पुराने तरीके से हो रहा है फिलहाल? देखिए, उसमें जो न्यू रजिस्ट्रेशन में जो है उसमें उसके लिए तो अभी फिलहाल बाइक के लिए ज़रूरत नहीं है बायोमेट्रिक की। उनको हमने मोटरसाइकिल को एग्जाम्प्ट कर रखा है। मेरी पीछे जो पुरानी गाड़ियां हैं जी, उनकी ट्रांसफर के लिए जी, जो पुरानी गाड़ियां हैं वो उनकी ट्रांसफर के लिए बायोमेट्रिक की कंडीशन 10 जनवरी से नाफिज हो गई है। उसमें जो है 2 महीने की हम छूट अनकरीब दे रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक पुरानी गाड़ियां अपने नाम मुंतकिल नहीं कराई, वो 2 माह के अरसे में गाड़ियां बगैर बायोमेट्रिक की रिक्वायरमेंट के करवा सकते हैं। मेहरबानी। दूसरी एक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, क्योंकि मेयर आप हैं, तो काइंडली आप अपने स्टाफ से कहें जो बंदा उसे फाइल पुरानी ले जाए ना, उससे तावन करे, उसको परेशान ना करे। ठीक है, बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बहुत शिकायत हो रही है जी कि जब पुराने ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा सर, ये बताएं, अवेयरनेस के हवाले से, जिस तरह अभी बहुत सारे लोग जो हैं उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, अवेयरनेस के हवाले से आप लोगों की क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या प्रोग्राम्स आप लोग जो हैं वो कर रहे ये है कि हमने तमाम दफातर में जो है फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए हुए हैं। उसमें हमने हमारे जितने टैक्सेस हैं और सर्विसेज हैं उनके बारे में ब्रोशर्स और बाकी इंफॉर्मेशन मटेरियल जो है वो हमने रखा हुआ है। तो जो हमारा राइट टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन एक्ट है RTI पंजाब का, उसके तहत हमारी ये ड्यूटी भी है कि हम जितनी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोएक्टिवली लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता ना। ऐसे ही है। तो उसके लिए जो हमारी जो वेबसाइट है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब की जो वेबसाइट है उसमें हम जो अपनी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो सारी अपडेट करते रहते हैं। सही। और मजीद ये है कि लोगों को जो नए इनिशिएटिव्स हैं और नए टैक्सेस हैं उनके बारे में भी हम अवेयरनेस मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए, जैसा कि आपका चैनल है, मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उसके ज़रिए देते हैं। अब जैसे हमारा एक नया टैक्स इस साल से नाफिज हुआ है, वो टैक्स इबट्टिंग ऑन हाईवेज मोटरवेज है। ऐसा हुआ था कि जी प्रॉपर्टी टैक्स पहले सिर्फ शहरी हदूद के अंदर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और लिमिट्स के अंदर होता था जी। उसके बाद जब हमने देखा कि हमें मजीद रिसोर्सेज चाहिए और हाईवेज के साथ साथ जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा कमर्शियल वैल्यू गेन की है, तो उनकी टैक्सेशन के लिए हमने वहाँ पे भी प्रॉपर्टी टैक्स पिछले साल उसका सर्वे किया और इस साल उसको नाफिज किया है। तो जो शहरी हदूद या जहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगता वहाँ हमने क्लस्टर बनाए। अब रोड्स के ऊपर या हाईवेज के ऊपर जो एग्रीकल्चर लैंड है वो माफ़ है या रेजिडेंशियल वो माफ़ है, बाकी जो कमर्शियल लैंड है और प्रॉपर्टीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं या इंडस्ट्री लगी हुई है जी। उसके ऊपर हमने जो है 5% की वैल्यू से उनके ऊपर इस दफा टैक्स लगाया है। और उस सिलसिले में हमने लोगों की अपीलें और एतराज़ात भी सुने हैं और उसका तकरीबन हमारा जो है 38 मिलियन का मुल्तान डिवीजन का टारगेट फिक्स हुआ है, तो उसकी वसूली के लिए हम एफर्ट कर रहे हैं। इस तरह जो हमारा प्रोफेशनल टैक्स है ये तकरीबन जितने प्रोफेशंस में लोग हैं सबके ऊपर आयद होता है। ठीक है। और वो जो टैक्स है उस ड्यू होता है हर साल एडवांस में 30 सितंबर को, लेकिन काफ़ी सारे लोग जो है रह जाते हैं जिन्हें मालूम नहीं होता। उसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वकला साहबान हैं, बाकी ज्वेलर्स हैं, रियल इस्टेट एजेंट हैं और बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, सबके ऊपर वो टैक्स लगता है। तो सर ये टैक्स क्या फिक्स होता है? फिक्स होता है, जैसे आप छोटे दुकानदार हैं हाँ वो उनके ऊपर 2000 रुपये के करीब है। अब जो शहर के अंदर काम कर रहे हैं प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह उनके ऊपर जो है मुख्तलिफ शहरों से टैक्स लगा है। तो मैक्सिमम वो जो टैक्स है वो 1 लाख तक का है। तो जो हमारा प्रोफेशनल टैक्स है उसमें जो शोरूम मालकान है वो उनके ऊपर भी वो टैक्स लगता है। तो उनकी जो टैक्स की शरह है वो हमने अपनी वेबसाइट पे और हमारे ऑफिस में भी नुमाया जगह पे हमने उन्हें लगाया हुआ है। और जो हम चालान भेजते हैं उसके ऊपर भी हमने उनकी जो टैक्स की शरह है उसको किस तरह से कैलकुलेट किया गया है वो हर चालान के ऊपर लिखा होता है। आपका जब आपको प्रॉपर्टी टैक्स का चालान जिसको हम PT10 कहते हैं वो जब आपको मिलेगा, अगर उसकी बैक साइड पे आप देखेंगे
तो उसमें लिखा होगा कि भाई आपका जो टैक्स है किस तरह से कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। उसमें आपका लैंड एरिया कितना है, सेल्फ है या रेंटेड है, और कवर्ड एरिया आपका कितना लिखा हुआ है, वो हम उसके बैक साइड पे मेंशन करते हैं ताकि लोगों को ट्रांसपेरेंट तरीके से पता हो कि उनकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है सही। और कोई उन्हें जो है ब्लैकमेल ना कर सके और उनको कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके। हमारी कोशिश ये है कि टैक्सेस के निज़ाम को आसान तर बनाएं और उनको लोगों को इस सिलसिले में जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है वो हम बहम पहुंचाएं। सही। सर कितना रिहायशी मकानात जो हैं वो उन पे कितना टैक्स है, जो उसके ऊपर भी लैंड के ऊपर वो किया जाता है? हाँ जी, इसमें कितने जो मरले का 5 प्लॉट है मरले और तक उसके का ऊपर जो कितना? टैक्स है, 5 मरले तक जो घर हैं वो गवर्नमेंट ने माफ किए हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है विडोज हैं, डिसेबल्ड पर्सन है, माजूर लोग हैं, बाकी उनकी भी माफी है, एग्जेम्पशंस हैं। ठीक है। तो 5 मरले से ऊपर जो घर है वो उसके इस्तेमाल के हिसाब से और उसके कवर्ड एरिया और लैंड एरिया के हिसाब से वो टैक्स लगता है। उसके लिए हमारी फिक्स टेबल्स बनी हुई है, हर लोकेलिटी के ऊपर एक ही टेबल का निफाज होता है, चाहे वो बी कैटेगरी है, सी कैटेगरी है, डी है। मुल्तान में जो है ए कैटेगरी नहीं है, लाहौर वगैरह में जो बड़े शहर हैं वहाँ पे पिंडी वगैरह में ए कैटेगरी के तहत असेसमेंट होती है, लेकिन मुल्तान में जो ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ हैं वो लोअर साइड पे हमने उनको असेस किया हुआ है, जिसमें सही। जी है, एफ है, डी है। तो लोकेलिटी वाइज हमने वो कैटेगरीज अपनी वेबसाइट पे भी दी हुई है। उन ठीक उसमें कवर्ड एरिया और लैंड एरिया का रेट दिया हुआ है, उसको ज़रब तकसीम करके हम 5% के हिसाब से जो एनुअल रेंटल वैल्यू होती है उसका प्रॉपर्टी टैक्स हम चार्ज करते हैं। सही। चलें जी, इस पे मजीद भी हम बात करेंगे। अच्छा सर, फैसिलिटीज के तरफ आते हैं। मैं जितने भी हम देखते हैं ग्राउंड्स, ये जो ग्राउंड्स हैं वो यहाँ पर उन पे कितनी कमी है, उन पे कोई काम किया जा रहा है, फैसिलिटीज दी जा रही है? कमी है ग्राउंड्स की, और ख़ास तौर पर प्राइवेट सेक्टर का हमने कहा जी, तो वो तो शायद वो तो बहुत ही नहीं है, कम है, willing ही मेरे ख्याल में वो तो होता ही शायद, नहीं है बस। हाँ, एकेडमिक साइड। जी। लेकिन जो गवर्नमेंट साइड में ख़ास तौर पर स्कूलों और कॉलेजों में ग्राउंड्स अवेलेबल हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसकी जो मेंटेनेंस और मैनेजमेंट है ना ग्राउंड की, वो भी एक बड़ा इशू है, इसके लिए फंड्स दरकार होते हैं। तो इसमें मैं ये तजवीज़ देना चाहूँगा कि स्कूल और कम्युनिटी लाइजॉन होना चाहिए, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें। आप रिसोर्सेज हैं तो स्कूल, कॉलेजेस, कम्युनिटी को, गवर्नमेंट स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ कि कम्युनिटी भी इंटरेस्टेड होती है अपने इदारों में, वो ओन करती है उनके नेबरहुड में जो इदारा है जी। और उन्हें अच्छा भी महसूस होगा। तो ग्राउंड, लॉन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर ये एक तरह से चेहरा होता है इदारों का, जी, वो जितना खूबसूरत होगा उतना ही बच्चे भी अच्छा महसूस करेंगे जो पढ़ने वाले हैं, स्टाफ भी और कम्युनिटी भी। तो उनको इन्वॉल्व करें, उनसे फंड रेजिंग भी करवाई जा सकती है। ठीक है, तो ग्राउंड मेंटेन हो, जैसे कि मैदान हो और उसमें बच्चे खेलें और उन्हें चोटें लगें, तो उसको मेंटेन करना चाहिए स्कूल अपने रिसोर्सेज से भी और कम्युनिटी। और वो इवेंट्स जिनमें कम्युनिटी ज़्यादा इंटरेस्टेड है उन पे ज़्यादा जब आप उनको प्रमोट करेंगे, वहाँ उसके मुकाबले होंगे तो उनकी दिलचस्पी बढ़ेगी कम्युनिटी की। अच्छा सर, वही बात आ गई, कंपटीशन भी अब उस तरीके का, उस लेवल का जो है वो नहीं किया जाता, जिसमें फिर देखते हैं कि बच्चों का इंटरेस्ट भी जो है वो नजर नहीं आता, वो कम है। उसकी एक वजह तो यही है कि सहूलत नहीं है। ठीक है, अब एक जो खास जो हमारी क्लास है तो वो तो ये भी डरते हैं कि बच्चों को चोट न लग जाए। अगर ग्राउंड बेहतर होगा तो शायद वो कहें। अच्छा, दूसरा वही है कि बच्चों की जो दिलचस्पी है वो ज़्यादातर मोबाइल में, और जो आज की जो टेक्नोलॉजी है उस तरफ है। सर टीचर्स कितना रोल प्ले कर सकते हैं? जाहिर सी बात है टीचर्स का एक बड़ा अहम किरदार होता है कि बच्चों को इन्वॉल्व करना और इस तरह की अच्छी और हेल्दी एक्टिविटी की तरफ लाना। टीचर्स का बड़ा अहम रोल है। एक तो पढ़ने की तरफ भी मोटिवेट करना। अगर देखा जाए आजकल सहूलतें हैं, जो बुक्स सिर्फ लाइब्रेरी में मिलती थी अब वो आपके मोबाइल फ़ोन में भी मौजूद हैं, तो नॉलेज की एक्सेस हो सकती है। लेकिन जो आपको सपोर्ट टीचर की तरफ से मिलनी है वो क्लासरूम में ही है, स्कूल में ही है, कॉलेज में ही है। तो टीचर्स को इस पे काम करना चाहिए कि उनको मोटिवेट करें, ठीक है, पढ़ने की तरफ भी लाएं और इस तरफ भी लाएं, खेल की तरफ भी उनको एनकरेजमेंट मिलनी चाहिए। पहले एक नज़रिया ये भी था कि जो बच्चा खेलने में आगे है तो वो शायद पढ़ने में अच्छा नहीं है, टीचर उसको शायद इतना अच्छा रेट भी नहीं करते थे। ठीक है, तो इसमें अब बैलेंस टीचर्स को पता चल जाता था ये बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है तो ये बच्चा खेल में बहुत अच्छा हिस्सा ले सकता है। तो जिस तरह कंपटीशन होते थे और वो उसमें ये होता था कि टीचर्स फिर उन्हीं बच्चों को प्रैक्टिस करवा कर और गेम्स में लाकर उनको फिर आगे करते थे, और बच्चे
हिस्सा भी लेते थे बड़े जोशो खरोश से और जीतते भी थे। बल्कि जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको भी उस तरफ लाना चाहिए। जी, मैं ये बिल्कुल, कह रहा हूं, कम बिल्कुल। से कम एक गेम में उसे भी एक आप गेम, हाँ, इन्वॉल्व करें, इससे बिल्कुल वो थोड़ा ऐसा। हेल्दी भी होगा, बेहतर भी होगा, और जो है शायद वालिदैन भी अच्छा महसूस है, वो फिजिकली फिट हो। अगर टीचर्स के साथ साथ माँ बाप का भी जो है वो अपना एक बड़ा अहम रोल रोल है, है, बड़ा वो अहम भी अगर इस तरह अपने बच्चों को सपोर्ट करें। बार बार होता है कि खेल रहे होते हैं तो हम कहते हैं क्या हर वक्त खेल खेल हाँ। खेल, अगर तो इस तरफ पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं है, खेलने की तरफ ज्यादा तवज्जो है, तो अगर दोनों में बैलेंस हो। तवाज़ुन हो तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। अच्छा जी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में हमारे व्यूवर्स को कोई मैसेज देना चाहें। बहुत शुक्रिया मिस, आपने रोही हमेशा से जो है बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है इस खित्ते के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि तालीम की तरफ हमें अपनी नई जनरेशन को पढ़ने लिखने की तरफ लाना चाहिए और मेहनत की तरफ लाना चाहिए कि वो मोटिवेटेड होकर काम करें, सिर्फ डिग्री ना लें, और स्किल्स, नॉलेज और जो बिहेवियर्स चाहिए होते हैं उस डिग्री से एसोसिएटेड वो भी लें। बहुत शुक्रिया सर, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या जी, मैसेज देना चाहेंगे? यकीनन मैं तमाम अपने टैक्स गुज़ारान से गुजारिश करूंगा कि वो जल्द अज जल्द अपनी टैक्स लायबिलिटी को क्लियर करवाएं और किसी किस्म की नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए जो है अपना टैक्स लायबिलिटी को फ़ौरन क्लियर करवाएं, क्योंकि हमारा माली साल क्लोज होने के करीब आ रहा है और इस वक्त जो हमारे डिस्काउंटेड पैकेज चल रहे हैं, जिसमें ई-पे के ज़रिए प्रॉपर्टी टैक्स पे और मोटर व्हीकल टोकन टैक्स पे 5% रियायत चल रही है, उससे इस्तेफादा करें और जो है मैक्सिमम जो है हमारा रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट जो है वो हम अचीव कर पाए और किसी किस्म की जो नाखुशगवार सूरत हाल है उससे बचें। ठीक है जी सर, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, और प्रोग्राम के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। बड़ी खुश मिजाज, बड़ी प्यारी, बड़ी अच्छी मुनीजा भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू सो मच। और आज हम बात करेंगे जनाब के खवातीन के क्या क्या मसाइल हैं, साइकोलॉजिकल उनके क्या इश्यूज हैं, किस तरह मुआशरती रवैये उन पर असरअंदाज होते हैं, तो उस पर बात करेंगे। आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से जानना चाहेंगे और फिर हम आगे इसका सिलसिला बढ़ाएंगे। जी, बेसिकली आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और अभी 5 साल से मैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर में जॉब कर रही हूँ एज अ सीनियर साइकोलॉजिस्ट। एडिशनली मेरे पास वहाँ पे अब 2 साल से मैनेजर का चार्ज भी है और डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर का चार्ज मेरे पास है मुल्तान का। तो आप क्या समझती हैं, खवातीन को किस तरह आज भी इख्तियार है अपने फैसले लेने का? देखिए, जहां तक फैसले लेने के इख्तियार की बात है तो इख्तियार तो बेसिकली देखा जाए तो हर इंसान के पास है ना। अच्छा, मजे की बात यह है कि हमने जहां पे फैसले लेने होते हैं वहां हम ले लेते हैं, वहां हम इंतजार नहीं करते कि कोई इजाजत दे रहा है या नहीं दे रहा, वहां ले लेते हैं। ठीक है, वहां हम ले लेते हैं। छोटी छोटी बातों को भी देख लें तो आप रूटीन में आप डेली बेसिस पे भी डिसाइड कर रहे होते हैं। छोटे एग्जाम है ना, कि आप एग्जाम्पल है कि जी आपने एक छोटी सी चीज खानी भी है तो आप फैसला करते हैं कि आपने ये खानी है या नहीं खानी, आपको पसंद है कि नहीं पसंद, वहां पे छोटी सी चीज से स्टार्ट करते हैं ना। बिल्कुल। अच्छा, जब उससे फिर बढ़ते बढ़ते फिर आपकी डिपेंड कर रहा होता है। देखिए, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आप डिसीजंस लेते हैं, उसमें आपका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है आपके एक्सपीरियंसेस का, आपकी लर्निंग्स का, आपके एक्सपोजर का, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी का जी। कि अगर तो आपने फैसला जो भी लिया है उसकी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और आप समझते हैं कि आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, तो आपके पास पूरा इख्तियार है। यू कैन स्टैंड विद इट, आप खड़े हो सकते हैं, उस फैसले पे डट सकते हैं कि भाई जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आई विल मैं खुद इसकी जिम्मेदार हूं। ठीक है, अगेन उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपने ले ली तो फिर उसमें इख्तियार दिया जाता है या नहीं दिया जाता। देखें, उसमें हम फिर अगर बात करें तो कहाँ से स्टार्ट लेते हैं, पहले छोटे होते हैं तो इख्तियार वालिदैन के पास होता है, वो सही गलत समझ रहे होते हैं। जब आप ग्रो करते हैं, आपको समझ आती है, आपको लगता है कि अब आप फैसले ले सकते हैं, जब नहीं लगता तब भी ले रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें तब भी कर रहे होते हैं। कभी दफा माँ बाप को बता रहे हैं, कई दफा नहीं बता रहे, लेकिन कोशिश कर रहे होते हैं कि ये कर लिया तो फिर हमने जस्टिफाई भी कर लिया, हमने इस वजह से किया।
तो उसके साथ साथ फिर आपको जहां पे देखें, मुझे समझ आती है कि रोका जाता है या रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, वो ये समझ के कि शायद आपको भी इतनी समझ नहीं है या आप अभी अपने आप बारे लोगों में को- इतना अच्छा फैसला नहीं कर सकते, वहां शायद एज सच वो भी इजाजत या इख्तियार ना देने की फेज नहीं है। वो बेसिकली वहां पे भी इंटेंट देखी जाए या पॉजिटिव तरीके से चीजों को देखा जाए, तो बेसिकली यही होता है कि कोई भी शख्स जो रिलेटेड हैं, जी। जो रिलेशनशिप्स में हैं, या वो लोग अगर रोक रहे हैं या उसमें सपोर्ट करना चाह रहे हैं या उनकी नजर से वो चीज गलत है और उसको वो दिखा के कि भाई इसमें ये फ्लॉज हो सकते हैं, आपका डिसीजन आपके ही अगेंस्ट जा सकता है, तो बिल्कुल। वो कोई बुरी बात नहीं होती है। सही, इस पर मजीद हम बात करेंगे नाज़रीन। जैसे कि आप जानते हैं हमारा सेगमेंट होता है हेल्थ टिप, तो उसकी तरफ चलते हैं। जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे नाशपाती पे। नाशपाती जो है वो बड़ा मज़ेदार और कुदरती फल है, उसमें बड़ी ग़िज़ायत मौजूद होती है। हम देखते हैं लोग बड़े शौक से फ्रूट्स खा रहे होते हैं, बड़ा इसको एंजॉय करते हैं। लोग की तरफ ना अभी फ्रूट्स हम कहते हैं अच्छी और मुतवाज़न ग़िज़ा खानी चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, इसमें बताऊंगी आपको, इसमें विटामिन्स और फाइबर जो है वो वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। और इसके अलावा इससे एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि कैंसर से बचाता है। मुख्तलिफ बीमारियां हम देख रहे हैं आजकल, नई नई जदीद बीमारियां आ रही हैं, कोई समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह की बीमारी है, और हमें पता भी नहीं होता कि कौन सा फल जो है वो हमारे लिए बड़ा फायदेमंद हो सकता है। तो फलों को अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करें, और जिसमें से नाशपाती एक ऐसा फल है जिसमें बहुत ज्यादा ग़िज़ायत जो है वो मौजूद है। इसको हम अपनी जिंदगी में जो है शामिल कर सकते हैं, इसको खाना चाहिए। इससे आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बड़ा बेहतर रहता है, इसका जायका जो है वो बड़ा मीठा होता है। आप देखें नाशपाती लोग बड़े शौक से खाते हैं। पोटाशियम और फास्फोरस जो है वो इसमें बड़ा मौजूद होता है। इसका छिलका बहुत फायदेमंद है। नाशपाती जो है वो चाट में, अगर फ्रूट चाट, जिस तरह अभी माह रमजान आ रहा है, तो माह रमजान में क्या होता है, फ्रूट चाट में आप नाशपाती, मुख्तलिफ फल जो हैं वो आप इकट्ठे करते हैं और उसको खाते हैं, तो वो बड़ा, उसमें नाशपाती बड़ी यूज की जाती है, बड़ी फायदेमंद है। सलाद में भी इस्तेमाल की जाती है। इसमें इसका जो एक फायदा है वो ये कि खून में कोलेस्ट्रॉल को जो है वो कम करती है। ब्लड प्रेशर, जिनको ब्लड प्रेशर का मसला होता है, वो लोग इसको जो है वो खा सकते हैं, इस फल से फायदा उठा सकते हैं। हार्ट अटैक से जो है ये फल बचाता है आपको। वैसे तो हम देखें बहुत सारे जो हम रोज हम फलों की बात कर रहे होते हैं, हर फल में जो है वो उसका एक मौजूद है, उसमें ग़िज़ायत मौजूद है। उसमें ये होता है कि उसके मुताबिक जो बीमारियां हैं वो उसमें आपको बचाता है। हम देखते हैं हार्ट अटैक की बीमारियां हो गई, कैंसर हो गया, इस तरह की बीमारियां बहुत ज्यादा हैं, तो ये उसके लिए बड़ा अच्छा फल है। गिरते बालों के लिए अब हम आ जाते हैं जी, गिरते बालों के लिए बड़ा फायदेमंद है। हम स्किन के हवाले से बात करें तो स्किन के लिए नाशपाती बड़ी अच्छी है। आपने खवातीन को हम अक्सर देखते हैं, वो कहती हैं हम जल्दी बूढ़ा नहीं होना चाहती, जवान रहना चाहती है, तो उसके लिए नाशपाती जो है वो बड़ा अच्छा फल है, वो आप खाएं। और उससे ये होगा कि आपके रिंकल्स नहीं होंगे, आपकी जल्दी जो है स्किन वो ढीली नहीं होगी। इसके लिए बड़ा अच्छा ये फल है। जूस बनाकर लोग इसको पीते हैं। डिफरेंट लोग जो है इसको मुख्तलिफ तरीकों से जो है इस्तेमाल करते हैं और इसका फायदा उठाते हैं। तो आप भी अपनी जिंदगी में नाशपाती का जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें। मैडम, आपको नाशपाती पसंद है? फ्रूट्स ज्यादातर पसंद है, शायद ही मुझे नहीं पसंद। नहीं पसंद होगा, और ये अच्छी बात है। फ्रूट्स की तरफ जो है वो ध्यान होना चाहिए इंसान का। बोले हम लोग कहते हैं कि बस जंक फूड की तरफ ज्यादा चल जाते हैं। हम कहते हैं अच्छा फ्रूट्स पड़े रहते हैं घरों में, अक्सर मेरे घर में अक्सर ये हो जाता है कि अब्बा जी फ्रूट्स लेकर आए ना तो वो पड़े रहते हैं, तो वो डांटते रहते हैं कि तुम फ्रूट्स नहीं खाते हो। तो फ्रूट्स की तरफ आना चाहिए और इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। अच्छा जी, आज की तो हेल्थ की तरफ हम टिप की तरफ चले गए, साथ ही वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा, फिर माशरती रवैयों की अगर हम बात करें तो माशरती रवैये आजकल हमारे बड़े चेंज हो चुके हैं, वो कितना असरअंदाज हो रहे हैं और किस देखिए तरह? रवैया तो अब एक इंडिविजुअल की बात करें तो वो भी असरअंदाज हो रहा है ना। आप 1-to-1 रिलेशनशिप में भी अगर बात करें, आप इवन टेम्पररी जो सेटिंग में आप होते हैं या आप ऑफिशियल सेटिंग में होते हैं, वहां पे भी रवैये काउंट कर रहे होते हैं। तो वो किसी भी शख्स का, तो जहां हम माशरती रवैयों की बात करें तो वो ऑब्वियसली वो जो एक पैटर्न डेवलप होता है वो अगेन रेपिटेटिवनेस से, बार बार रवैयों के इजहार से या उस तरीके से बिहेव करने से वो चीजें अडेप्टेबिलिटी में आ जाती हैं। अब आप देखिए एक छोटा बच्चा है, वो आपको एज अ रोल मॉडल ले रहा है या वो घर में ऑब्जर्व कर रहा है आपको, तो उसने वही रवैये इख्तियार करने हैं जो वो देख रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। वो बात की आप इवन देखें, बच्चों की टोन उस तरह की हो जाती है जैसे वालिद घर में बात कर रहे हैं या वालदा इवन घर में बात कर रही है। ठीक है, तो ये चीजें इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं डायरेक्टली बच्चों के ऊपर भी। फिर
हम जब सिखा रहे होते हैं, देखिए आप जुबानी सिखा रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, सही गलत की पहचान करवा रहे हैं और देख वो कुछ और रहा है। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। तो अडेप्टेबिलिटी में वो चीजें आएंगी जो ज्यादा कि जो इन्फ्लुएंस करती हैं जो आप देख रहे होते हैं। ठीक है, कि आप देख रहे हैं कि ये हो रहा है तो वो उस टाइम आपको यही पता है कि ऐसे ही करना होगा शायद, तो वो अडेप्ट कर लिए जाते हैं। अब अगेन फिर डिपेंड कर रहा होता है कि उनको आइडेंटिफाई करना, अपने रवैयों को एक दफा रिव्यू करना कि आप अपनी भी अकाउंटेबिलिटी करते रहे ना, कि लेट सपोज कि एक दफा किया तो आपको देखें इम्प्रूवमेंट आप हर लेवल पे कर सकते हैं, बिल्कुल हर दिन में कर सकते हैं, हर रवैये में इम्प्रूवमेंट हर रवैये को शो करने के बाद भी हो सकती है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको समझ में आए या आपको लगे या आप इस चीज को एक्सेप्ट करें। मिसाल के तौर पे एक बदतमीजी भी तमीज के दायरे में रह के की जाए तो वो बदतमीजी ही शुमार होगी, वो तमीज के दायरे में नहीं आ जाती। ठीक है, अब वो रवैया एक बन जाता है। अच्छा रवैया क्या, जिस तरह से हम बिहेव कर रहे होते हैं ना, अब रवैये के अंदर 2-3 चीजें होती हैं जो मिल के रवैये को बना रही होती हैं। रवैया तब डेवलप फुली हो जाता है जब आप एक पैटर्न पे बिहेव कर रहे हैं, उसके पीछे आपकी सोच क्या है, ठीक है, और आप उसके साथ महसूस क्या करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स बदतमीजी से बात करता है या बुरे तरीके से या बुरे लहजे को अपनाता है, तो वहां पे बिहाइंड द माइंड कहीं ना कहीं सोच कोई होती है कि मैंने ऐसा क्यों करना है। किसी भी बिहेवियर की जस्टिफिकेशन मौजूद होती है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके बाद आपको वो महसूस क्या होता है, जब आपको बड़ा फख्र महसूस होगा ना कि देखें मैंने, अब एजर्टिवनेस और 2 चीजें आती हैं, एग्रेसिवनेस ना। एजर्टिवनेस में आपने अपनी बात कन्वे करनी है ना, कि आपको आप पॉइंट ऑफ व्यू है, आप एजर्टिवली उसके ऊपर स्टैंड करें कि जी ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। अब वहां पे जब आपको लगता है कि आपको वहां से आज के दिन रिजल्ट मिल गया, ठीक है, सिचुएशनली था या व्हाटएवर, आपकी बात भी ठीक हो सकती है, बट अगेन वहां जब आपको लगे ना कि देखा मैंने बात ठीक की थी और मैं तो बात ठीक ही करता हूं, तो फिर वो रवैया पैटर्न बन जाता है। ठीक है ना, वो फिर बिहेवियर आपका जो है वो रवैये में तब्दील हो जाता है कि आपको पता है, वहां सोच भी आ जाती है और अच्छा फील होता है कि देखा मैंने तो सही बात की, तो मैं तो बात ही ठीक करता हूं, तो देखे मानी गई ना। वो चीज जब डेवलप हो जाए फिर रवैये में पुख्तगी आती जाती है ना, उसकी वो स्ट्रेंथन होता जाता है। वो जब आपको ये चीज श्योर हो जाए या आप फिक्स कर लें, अगेन जब आप इतने माइंडसेट में फिक्स हो जाएं तो फिर वो पैथोलॉजी भी बन जाती है जी, कि आपने फिर नहीं सुनना कि आप सही है गलत है, बस आप शाउट कर रहे हैं तो आपके पास जस्टिफिकेशन है कि आपने बात ही गलत की थी, मैंने तो इसलिए शाउट किया। मैं तो शाउट करता ही इस वजह से हूं क्योंकि आप बात ही गलत करते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो वो बेसिकली ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस फिर कर रही होती हैं। समटाइम्स हम मसालियत के तहत अगर जवाब नहीं दे रहे, इट डजंट मीन, और लेकिन ऑब्वियसली जब आप वो सारी चीज को सुन रहे हैं, आपकी सेंसेस उसको रिसीव कर रही हैं, आपके माइंड में वो चीज जा रही है, तो वो जाहिर है आपकी फिर कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ के ऊपर भी, आपकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट करना शुरू हो जाती है। अच्छा मैम ये भी बताएं किस तरह के केसेस आप ज्यादा आपको देखने में आते हैं? हमारे पास जो ज्यादातर केसेस हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस के हैं। अब डोमेस्टिक वायलेंस में भी मल्टीपल कैटेगरीज है हमारे पास, फिजिकल वायलेंस की भी है, वर्बल वायलेंस की है, साइकोलॉजिकल वायलेंस की है, इकोनॉमिक वायलेंस की है, इवन रेप केसेस हमारे पास रिपोर्ट हो रहे होते हैं। इसके अलावा इलीगल कन्फाइनमेंट है कि बिल्कुल ही डिटेन किया हुआ है, घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, कोई रीजन नहीं है, माँ बाप से मिलने की इजाजत नहीं है, फैमिली से लाताल्लुक किया गया है। अब देखें ये बेसिकली रवैये हैं जी, बिल्कुल। और ये कहाँ से डेवलप हुए हैं कि वो जो वही टिपिकल कोई सोच या वो जो पैटर्न आपके को मिला जी, या आपने सीखा या आपके दिमाग में डाला गया, उसी की बेस पे आप अपने घर को उस पैटर्न पे लेके चल रहे हैं। इंसान अपने इर्द गिर्द से ही सीखता है। अगर घर में है तो आप घर में देखेंगे तो वो उसके इर्द गिर्द से भी सीखेंगे, जो आपके अंदर दिमाग है। अगेन वहां पे अगर डिस्टर्बेंस है, आपने सारी जिंदगी डिस्टर्बेंस देखी है जी, ठीक है, लेट सपोज एक फैमिली या डोमेस्टिक वायलेंस की कल भी हमें रिसीव हुआ, तो वो खातून ये कह रही है कि जी वो कहता है बंदा मेरे पे जब तशद्दुद करता है
तो वो ये कहता है कि मेरे पेरेंट्स की सेपरेशन हो गई थी और मेरी उसकी वालदा ये कहती है कि भाई वो रोज पिटवाती है, उसका पैटर्न, लिविंग पैटर्न बड़ा अजीबो गरीब किस्म का है। तो वो कहती है कि मेरा खामन मेरे साथ नहीं बसा तो मैं इसको तुम्हारे साथ कैसे बसने दूंगी। अच्छा, ये बड़े अजीब रवैये हैं। देखिए ये साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हैं, ये डिप्रेशंस हैं, ये आपकी लाइफ किसी और की लाइफ जो है वो खराब कर रहे हैं। हैं। बिल्कुल, ये रवैये जो हैं बड़े तो खतरनाक वो होते हैं। इन्फ्लुएंस करती हैं चीजें कहीं ना कहीं आके। अरे देखो, बहुत सारी खवातीन जो हैं वो सिर्फ इसी वजह से कि माँ बाप ने शादी कर दी तो माँ बाप ने कहा कि नहीं बस बसना है, आपने किसी न किसी तरीके से आपने अपने घर को बसाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। खवातीन कहीं वहां पे चुप कर जाती हैं, कहीं बच्चों का जो है वो मुंह सामने आ जाता है कि बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है। तो इस तरह की ज्यादतियां और इस तरह का तशद्दुद जो है वो बर्दाश्त करके बसना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है जी। लेकिन देखें कंडीशंस ऐसी पैदा कर दी जाएं या हो जाएं, देखें क्या मुश्किल है जी। सारी जिंदगी। अब देखें ना, पेरेंट्स के घर में रहते हैं, इख्तलाफात वहां नहीं होते, बिल्कुल पेरेंट्स के साथ भी हो जाते हैं, बहन भाइयों के आपस में इख्तलाफात होते हैं। वहां पे ये तो नहीं किया जाता कि एक बच्चे ने बदतमीजी की है या कोई वालिदैन की मर्जी के खिलाफ कोई बात की है तो उसको उठा के घर से बाहर भेज दिया जाए, चलो निकल जाओ, ऐसा नहीं होता ना। तो इस रिलेशनशिप में ऐसा ही क्यों होता है, ठीक है। देखें, दो मुख्तलिफ लोग हैं, दो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आए हैं, दो मुख्तलिफ पैटर्न ऑफ लाइफ से आए हैं, अपनी अपनी जिंदगी का एक पैटर्न रहा है, वहां पे दो लोगों ने इकट्ठे रहना है जी, ठीक है। इख्तलाफ भी होगा, जरूरी नहीं है कि आप दोनों की राय भी एक हो, बिल्कुल इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन विन विन सिचुएशन क्रिएट की जाती है। तो कोई दुनिया की मेरा ख्याल है इख्तलाफ या मसला ऐसा नहीं है जिसका हल मौजूद नहीं है, मोर और लेस कहीं। अच्छा, फिर जो एक मेरे जहन में चीज है ना कि आप एक्सपेक्ट करते हैं खातून से जी आप बर्दाश्त कर लें, तो भाई आपको कहां से लाइसेंस मिला हुआ कि आपने बर्दाश्त नहीं करना, दूसरे को लाइसेंस मिला हुआ कि उसने सिर्फ बर्दाश्त करना है, ठीक है। कई दफा बगैर किसी वजह के भी इख्तलाफात हैं जी, क्योंकि इख्तलाफ की वजह नहीं है। अगेन उसमें बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मेरी कई दफा ऑब्जर्वेशन ये होती है जहां पे हिडन एजेंडाज चल रहे हैं ना माइंड में जी, बैक ऑफ द माइंड कुछ और है, तो आपके वो बिहेवियर्स में कहीं ना कहीं डिपेक्ट होनी है, वो नजर आनी है, ठीक है। आप चाहे नहीं बता रहे लेकिन नजर आ जाएगी, वो कहीं ना कहीं निकल आएगी ना कि रीजन क्या है, रीजन क्या है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम पे आके वो चीज सामने आ जाती है। अच्छा मैम, आप क्या समझती हैं किस तरह जो है इन चीजों को कम किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है, सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आपको देखें अपने अंदर, अगेन हम जब इन सारी चीजों की बात कर रहे होते हैं तो एक इंडिविजुअल फिर भी एग्जिस्ट कर रहा होता है ना, हम रिलेशनशिप्स में होने के बावजूद भी एक इंडिविजुअल भी रहते हैं ना सारी जिंदगी, ऐसे ही है। अब वहां पे जो भी कंडीशन है, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, आपने एक अपने आप से अवेयरनेस बड़ी जरूरी है, किस जगह पे आप किस चीज से किस तरह से अफेक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल उसमें देखें आप अपना आप लूज कर जाते हैं जी, आप अपना मेंटल हेल्थ लूज कर जाते हैं, आप अपनी फिजिकल हेल्थ लूज कर जाते हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं रहता, बिल्कुल ऐसे ही है, आप डिपेंडेंट हो जाते हैं ना। उसके बाद फिर क्या होगा कि जब आप डिपेंडेंट रह जाते हैं तो कोई आपकी खिदमत करने के लिए तो नहीं पैदा हुआ ना, कि आप तो बोझ बन गए ना उसके ऊपर, तो फिर वो डिटेरियोरेशन और ज्यादा होनी है, खराबी और ज्यादा होनी है, वो अच्छाई की तरफ नहीं जाना, ठीक है। तो वहां पे जरूरी है टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं ये कहती हूँ कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले तो लें, जो चीजें आपकी जिम्मेदारी में है आप उसकी जिम्मेदारी भी लें और अपनी जिम्मेदारी भी लें कि आप सेल्फ अवेयर हो, अपनी स्कैनिंग करें ना, आपको पता हो कहां आपकी क्या चीज गलत जा रही है, क्या ठीक जा रही है, कहां इस चीज को ठीक करने की जरूरत है, कहां पे इस चीज को रोकने की जरूरत है, कहां पे कम्युनिकेशन को बढ़ाने की जरूरत है, कहां पे कम्युनिकेशन को कम करने की जरूरत है, ठीक है। अगेन आर्ग्यूमेंट से सॉल्यूशंस नहीं मिलते, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो डिस्कशंस कर लें, ठीक है। डिस्कशन में भी वो चल रहा है कि आप डिस्कशंस नहीं करते, कम्युनिकेशन गैप जो है वो बहुत बेसिकली हर शख्स अपने आप को सही साबित करना चाहता है जी, इसलिए आर्गुमेंट होता है। ये आपने बड़ी अच्छी बात है कि हर इंसान को जो है वो अपना वो उसको यही है ना कि मैं ठीक हूँ, हाँ जी, थोड़ी देर के लिए आप मान जाए अच्छा भाई गलती होगी, हाँ, कहने में क्या हर्ज है, कहने में क्या हर्ज है। कॉलर हमारे साथ मौजूद है मकसूदा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगी? कैसे हैं आप? ठीक है जी, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र।
अभी मुझे आपसे ये बात करनी थी, ऐसे तो आपका माशाल्लाह ताला बहुत अच्छा काम जा रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात मुझे बहुत ज्यादा सुनने में आ रही है कि जो इनके नीचे वाले गरीब भी होते हैं, जैसे पैसे देते हैं अपनी बेटी को, कुछ न कुछ तो देते हैं ना बेटी को, तो उनकी आगे जो बेटी है वो उनको ये वो करते हैं कि हमारी बेटी को कुछ ना वो भी होने दिया, तो इदारे वाले कहते हैं कि तो जेवर है ये खत्म कर दिया जाए। अच्छा, वो ये क्या लड़की उन्होंने खाया है तो औरत को जेवर नहीं वापस देना चाहिए, मर्द वाला तो अपना रख ले, औरत का हक है वो तो दे। ठीक है, जेवर की बात कर रही हैं। आई थिंक कि भाई माँ बाप जिस तरह अपनी औलाद को कुछ ना कुछ देता है, हर कोई अपनी हैसियत के मुताबिक देता है। बिल्कुल ठीक है। तो जिस तरह ये मर्द जो है वो कहता है कि ये जो जेवर आप घर से लेकर आई हैं तो ये भी हमें दे दिया जाए। देखिए जी, ये फिर वही प्रेशर वाली बात है, सीखी हुई बात है। यूजुअली पैटर्न में यही देखा जाता है कि खातून से ये तमाम चीजें ले ली जाती हैं। हालांकि हम शरीयत वाइज भी देखें या पैटर्न वाइज भी देखें, कुरान में भी देखें, तो इवन तहाइफ तक जो दिए जाते हैं वो आपने वापस नहीं करने होते। बिल्कुल ऐसे, ठीक है जी। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसकी मिसाल जो मैंने एक दफा सुनी थी कि अगर आप इस तरह की दी हुई किसी चीज को वापस लेते हैं और इवन मेहर में दी हुई चीज को वापस लेते हैं, तो उसकी मिसाल ऐसे है कि वॉमिट करके वो कुत्ता चाट ले और 3 दफा रिपीट किया गया इसको। ठीक है, तो वो उससे ज्यादा एग्जाम्पल बड़ी हो नहीं सकती। ठीक है, बट यहाँ पे फिर वही बात है कि माशरे में ये पैटर्न्स डेवलप हो गए हुए हैं। ठीक है, अगेन बेसिकली देखें ये फिर वही, इसमें अगर हम ग्रेडीनेस का एलिमेंट देखें, अच्छा मिसयूज कैसे किया जाता है कि हमें दे दो क्योंकि ट्रस्ट नहीं है हम पे। हाँ, कि बस मैं संभाल के खुद अपने पास। आप पे नहीं है तो आप उस पे कर लें। हाँ, कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं जाता। बिल्कुल ठीक ऐसे ही है। अगेन माँ बाप बेटी को देते हैं ना जी, ठीक है, वो बेटी के लिए बेसिकली तहफ्फुज के लिए अगर एक चीज होती है, किसी ना किसी वक्त उसके काम आनी है जिंदगी में, आपका अच्छा रिलेशन आपके भी काम आ जाएगी ना, मिल के काम आ जाएगी जब आप इकट्ठे कंसिडर होंगे। तो बहुत इनिशियल स्टेज और हमारे पास ये चीजें बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रही होती हैं कि जी अपना जेवर तो ले ही लिया जाता है वो दिखा के, या 1 दिन बाद 2 दिन बाद के जी ये दे दो, चोरी हो जाएगा जी। अच्छा, चोरी भी वही होता है जो लड़के वालों ने पहनाया होता है, वो लड़की वालों का जेवर चोरी जरा कम ही रिपोर्ट होता है जी। उसमें फिर ये आ जाता है कि जी वो वाला भी जो है वो भी हमारे ही हवाले कर दिया जाए जी। अब यहां पे बेसिकली देखें, जहां राइट्स की बात आ रही है, जहां आपकी सिक्योरिटी की बात आ रही है, तो वो आपका राइट है, वो आपकी सिक्योरिटी के लिए। दूसरी बात ये कि देखें पेरेंट्स कितनी मेहनत के बाद उस चीज को बना के आज आसान है ये करना, तो वो देखें उसका जो हक है। अगेन यहाँ पे आप छीना छानी कर भी लेंगे तो अल्टीमेटली तो आप जवाब दें अल्लाह के तो जवाब। हाँ, तो वो बेसिकली इन्हीं रवैयों को चेंज करने की जरूरत है। अब इसमें अगर हम कहें कि लड़की अगर ये बोले तो उसको कहा जाएगा जी ये बदजुबानी करती है, हाँ। अपने ये पता नहीं क्या सीख गई है। हालांकि देखें जिस चीज पे उसका हक है प्योरली वो उसकी चीज है, हाँ, वो उसको दी है, उसमें तो कहाँ लिखा हुआ है। हाँ, अच्छा फिर मजीद हम बात करेंगे मैम, लेकिन अभी हम यहाँ पे लेनी है ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और ब्रेक के बाद अपने नाजरीन को बताएं आज हमारे सीनियर रिपोर्टर वसीम शहजाद की बर्थडे है, तो हमारी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे, बहुत सारी विशेस। अल्लाह ताला आपको सही सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दी। पूरी रोही टीम की तरफ से आपको आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जिंदगी को एंजॉय करते रहें और इसी तरह रोही के लिए काम करते रहें। तो बर्थडे विशेष के साथ होता है ना कि आप बर्थडे, तो हम ये कोशिश करते हैं कि साथ उनको विश किया जाए और अच्छी दुआ दी जाए। हैप्पी बर्थडे। अच्छा मैम, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि जिस तरह अभी कॉलर भी थी वो यही बात कर रही थी कि हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है, जहेज का तो सबसे बड़ा मसला आ जाता है और घर आई बराते तक जो है वो लौट जाती हैं कि अगर उनको उनके मुताबिक कोई चीज ना मिले तो वो वहीं पे ही रिश्ता भी खत्म करके चले जाते हैं। इस तरह के केसेस भी सामने आते हैं। देखिए ये फिर एक रवैया है जी, ये जो अडेप्ट किया हुआ, मैं पर्सनली फिर कहती होती हूँ कि ये एक बिजनेस डील बन चुकी हुई है। ठीक है, ये पैटर्न अडेप्ट किया गया है जी, ठीक है, ये पैटर्न अडेप्ट हुआ है। अगेन के
हो क्या रहा है ना कि आपका घर देखें, आप एक घर से जाते हैं किसी के घर, जैसे भी हम डिस्कस कर रहे थे कि वहां पे जाके एतराज किया जाता है आपके घर में गाड़ी नहीं है, आपके घर में एसी नहीं है, आपका सोफा ऐसा है, या पता नहीं इस तरह के नुस्खे निकाले जाते हैं। आप इस तरह की चीजें पहले से वेरीफाई कर लें ना, एक चेकलिस्ट होनी चाहिए कि जाके चेक करवा लें किसी मीडिएटर को बना के कि जी आप पहले जाके चेक कर लें, हमारी ये रिक्वायरमेंट है। मैं पर्सनली कहती हूँ कि इस वक्त ये बिजनेस डील बन चुकी हुई है, जहां कहाँ मुझे फायदा है। मुझे नहीं समझ आती कि अभी इस रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए लोगों को चाहिए क्या। बिल्कुल, मतलब एक क्वालिफाइड लड़की चाहिए, डिमांड बहुत है, प्रोफेशनल चाहिए। अच्छा, फिर मजे की बात, लेनी प्रोफेशनल है, लेनी डॉक्टर है, शादी के बाद कहना जॉब नहीं करनी। हम जॉब की इजाजत नहीं दे सकते, ठीक है। मतलब ये डायलेमास है ना, अजीबो गरीब सी कंट्राडिक्शंस हैं कि देखें आप एक रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहे हैं, आपके पास दुनिया में एग्जांपल्स मौजूद हैं, डॉक्टर्स लड़कियों की शादी नहीं होती, वो जॉब के साथ घर नहीं चला रही होती, ठीक है। तो वहां पे देखें आपके पास माइंड में मैं ये कहती हूँ कि ये ना एक पहले पूरा जैसे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है ना, उस तरीके से डील बैठ के डिसाइड और डिस्कस होनी चाहिए। ये जो पैटर्न है ना, अगेन मतलब इमोशनली मेरे ख्याल से अब्यूज करने वाली बात होती है कि एक बेटे को लेके या एक फैमिली पूरी की पूरी किसी घर में चली जाए और उस बेटी को प्रेजेंट किया जाए, मतलब अल्लाह माफ करे कि मतलब इतना बैड पैटर्न है मेरे हिसाब से ये जी, कि मतलब पहले तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट क्लियर हो कि आपको चाहिए क्या, वो आप डिमांड कहीं दे दें, आपको उसके अकॉर्डिंगली स्क्रूटनाइज करके कोई फिल्टर करके या शॉर्ट लिस्ट करके लड़कियां मिल जाए, उसमें से भी आप फर्दर स्क्रूटनाइज कर दें कि कौन सा क्लोजली आपके क्राइटेरिया को मीट करता है। अगेन उसके ऊपर बैठ के फिर डिस्कशन हो, सिर्फ चॉइस में फिर वो चीजें ना आए। देखें ना, जो कुछ चीजें आपकी जो फिर इनर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप जब चूज करने जा रहे हैं, अगेन ये एक ब्लाइंड डिसीजन है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। उस पैकेज के अंदर, उस इंसान के अंदर आपको क्या मिल रहा है ये आपको नहीं पहले पता नहीं चल सकता। आप जब साथ जिंदगी गुजारते हैं तभी आपको पता चलता है। कम्युनिकेशन में भी रह लें जी, आपको पता नहीं चल सकता जब तक आप उस शख्स के साथ नहीं रहते, ठीक है। इवन छोटी सी आप रूटीन में कम्युनिकेशन कहें, आप कहें जी बड़ा जबरदस्त ख्यालात का मालिक इंसान है, बट उसकी हैबिट्स ऐसी हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त है, वो आपको रहने के बाद पता चलेगा। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। फिर वहां पे बर्दाश्त वाली बात आ जाती है कि आपने बर्दाश्त करना है, और मैं ये एक की बात नहीं कर रही, ये सिर्फ खातून की बर्दाश्त की बात नहीं कर रही, मर्द की बर्दाश्त की भी बात कर रही। अच्छा, ये अब बर्दाश्त पे बात आ गई कि हम लोग ज्यादा खवातीन पे ही छोड़ देते हैं कि बर्दाश्त करना जो है वो सिर्फ खवातीन का ही काम। नहीं, मैं वही बात कर रही हूँ ना कि दोनों ने, दो इंसानों ने एक दूसरे को बर्दाश्त करना है। बिल्कुल, ठीक है। अब वो टॉलरेंस का लेवल किस हद तक है, एक दूसरे को टॉलरेट किस हद तक करवाना है, ठीक है। और जहां जिसकी बस होगी वो कहेगा एंड अप दिस रिलेशनशिप, ठीक है। जहां तक टॉलरेंस, देखें बहुत सारी चीजें हम दुनिया में बहुत सारे लोगों की बर्दाश्त कर रहे होते हैं ना, प्रोफेशनल सेटिंग्स में भी लोगों की बातें बर्दाश्त कर रहे होते हैं, बट उनको हम डाइवोर्स नहीं कर सकते। ये बिल्कुल आप ये नहीं कर सकते। तो वहां पे आपके वो वर्किंग रिलेशनशिप चलते रहते हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली यहाँ पे भी एक ना, मैं कहती हूँ मल्टीपल फैक्टर्स की बात होती है, मैं कहती हूँ जी इस रिलेशनशिप में एक इंटेंट की बात है, आपकी नीयत की बात। आपकी नीयत ठीक है, आपको पता है आपने एक रिलेशनशिप बिल्डअप किया, आपने इसको ताहयात लेके चलना है, तो फिर बर्दाश्त भी आ जानी है आपके अंदर, चीजें टॉलरेट भी हो जानी है, इग्नोर भी हो जानी है, एक्सेप्ट भी हो जानी है, ठीक है। हर चीज हो जानी है और चलती रहनी है। और अगर नीयत नहीं है ना, तो फिर अच्छी चीज भी बुरी लगनी है, सही काम भी गलत लगना है, ठीक है। और उस पर एतराजात होने हैं, कन्फ्लिक्ट्स होने हैं और डिजॉल्व हो जानी है चीजें। हम जैसे अब भी देख रहे हैं मैम, बहुत सारी खवातीन जो हैं वो डाइवोर्स की जो है शरह वो बहुत ज्यादा होती जा रही है। अभी हम देखते हैं बहुत सारे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है ये बड़ा जरूरी होता है, अगर ये मैच ना हो तो फिर सूरत हाल जो है वो बिगड़ जाती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल की मैंने वही बात की है ना अभी, कि कोई एक चीज नहीं है। देखें, आज आपकी और मेरी पहली मुलाकात है, ठीक है, हमारा जहन में शायद एक एक इमेज बन जाएगा, ठीक है। अब जहां दो लोगों का एक इमेज बन जाता है, वो उसको क्राइटेरिया बना लेते हैं, फिर वो उसको उसी लेंस से देखेंगे सारी जिंदगी, ठीक है। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती। नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर, देखें फिर वही बात है, सोसाइटी को भी पीछे छोड़ देना। जब आप दो लोग एक रिलेशनशिप में आते हैं, सोसाइटी पीछे रह जाती है,
उस टाइम सोसाइटी नहीं होती, बिल्कुल आपके बेडरूम में सोसाइटी आपके साथ मौजूद नहीं होती, वहां आपका माइंडसेट मौजूद होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपको अच्छी बात, आपको बुरी बात, आपको किसी का फोन पकड़ना, ठीक है, फोन आपने भी पकड़ा है, फोन खातून ने भी पकड़ा है, खातून ने पकड़ना है तो शक हो जाना है, ठीक है, मर्द ने पकड़ना है तो वो बहनों से बात करने का लाइसेंस लेके फिर रहा है, ठीक है, किसी की बहन तो वो लाइसेंस है ना, ठीक है, वो बुरी बात नहीं है। देखिए कंट्राडिक्शन, मैं वो पॉइंट्स बता रही हूँ जो यूजुअली हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि ये बात आती है जी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, कौन सी बुरी बात है, मर्द का हक है, वो ये कह रहे होते हैं ना, क्लेम ये कर रहे होते हैं कि जी मेरा तो हक है, ठीक है, वहां पे खातून को फिर वही बात है कि नहीं इजाजत, बट अगेन आप अपने रिलेशनशिप को सिक्योर करने के ऊपर फोकस नहीं है, आप उस रिलेशनशिप को इंप्रूव करने से बेहतर ये समझ रहे हैं यार एक और कर लेते हैं, दूसरी भी कर लेते हैं, फिर तीसरी भी कर लेते हैं, ठीक है, ऑप्शंस है ना आपके पास। तो जहां पे ये माइंडसेट होगा, लेट सपोज अगेन मैं वही वाली इंटेंट वाली बात करूंगी, मेरे वालिदैन के पास एक ही इंटेंट थी कि हमने सारी जिंदगी इकट्ठे रहना है, ठीक है, तो वहां पे भी इख्तलाफात होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है, बट इंटेंट में दूसरी बात ही नहीं है ना, ऑप्शन ही नहीं जहन को दी कि भाई दूसरी तीसरी भी हो सकती है, तो कभी जहन में ये बात ही नहीं आई, ठीक है। इसी तरह से यूजुअली मैं अपनी फैमिली, शौक तो मर्दों को बहुत होता है ना, तो वो अक्सर भाई वगैरह बैठ के अपनी बेगमात को कह रहे थे अच्छा बाबा फिर दूसरी शादी कर लिया, मैं तुम्हारी खिदमत के लिए एक खातून ले ही आता हूँ। अब बेसिकली मजाक हो रहा है, लेकिन बात है, कहीं ना कहीं माइंड में वो चीज क्लिक कर रही होती है कि ये एक ऑप्शन अवेलेबल है, चाहे वो, और कई लोग उसको थ्रेट के तौर पे यूज कर रहे होते हैं। तो ये चीजें खत्म करने के लिए सबसे पहले तो ना एक माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, सोच बदलने की जरूरत है, तरबियत में ये चीजें डालने की जरूरत है कि फोकस कैसे किया जाता है, घर को कैसे बनाया जाता है, रिलाय कैसे किया जाता है, रिलेशनशिप को प्योर कैसे रखा जाता है, ठीक है। मिसाल छोटी सी दूं, अभी परसों मेरी भाभी की तबीयत खराब थी, तो मैं वो नाश्ते के लिए उठ के भाई का पराठा बना दी, मैंने भाई को डांटा कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि उसकी तबीयत खराब में तुमने उसको पराठा बनाने के लिए कहा, आज कुछ और खा लेते, आगे पीछे नहीं खाते। बिल्कुल, मत खुद भी थोड़ी सी जो है वो अपनी कॉमन सेंस यूज कर लेना कि भाई अपनी तबीयत खराब है तो आप बिस्तर से नीचे नहीं उतरते कि खाना भी बिस्तर पे पहुंच जाए। उसकी अगर तबीयत दूसरे की खराब है तो वो आपको किचन में खड़ा होकर नाश्ता तब भी बना के देगा, उसमें उसको रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है। अब वहां पे रवैया, अब वो मैंने उसका शर्मिंदा हुआ मुंह भी देखा कि वो उसको फील हुआ हाँ यार मेरे से गलती होगी, ठीक है। अब वो उससे सॉरी करे, एक्सक्यूज करे या आइंदा उस बिहेवियर को चेंज करे, तो मैंने अपना रोल प्ले कर बेसिकली ये रोल्स प्ले करने की जरूरत है जो हमारे हाथ नहीं एहसास दिलाया जाए। हमारे हाथ देखें, यही पॉजिटिव रोल्स अगर फैमिली मेंबर्स प्ले कर दें एक रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप्स कहीं नहीं जाते। जहां पे इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं ना, या मुआशरे की बात कर रहे हैं जी, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस बाहर से ज्यादा आपके घर के अंदर रहने वाले अफराद का है, उनका माइंडसेट चेंज होने जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है, तभी आपका गुजारा हो सकता है जब आपकी एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आप एक फैमिली के अंदर रह रहे हैं ना, वहां पे जो रिलेशन, वहां पे फूंक मारने वाली बात, तो क्या हो गया अगर बीमार है तो ज्वाइंट फैमिली में, स्पेशली ज्वाइंट फैमिली में ये हम इस तरह के इश्यूज बड़े देखते हैं कि अगर कोई इस तरह की बहू, सास बहू का तो है वो कहते हैं एक प्यार वो हमेशा चलता रहता है, वो थोड़ी सी नोक झोंक जो है वो लाजमी चलेगी। उसमें यह होता है कि बहुत सारी चीजें हम देखते हैं ज्वाइंट फैमिली में, उस तरह के इश्यूज आते हैं कि उनको मेंटली टॉर्चर जो है वो किया जाता है। देखिए वही मैंने बात की है ना कि आपको अपने रोल रिवाइज करने की जरूरत है, वो सीखने की जरूरत है कि देखिए आपका घर खराब हो रहा है, आज आप एक खातून को जिसको आप खुद अपनी खुशी से लेके आए, उसको अपने उस बच्चे के साथ या बेटे के साथ या भाई के साथ जिसके लिए लेके आए हैं या जिसके साथ जिसका लाइफ पार्टनर बना के लेके आए हैं, उसको फूके मारते जाएंगे तो वो रिलेशनशिप तो खराब ही होगा ना, ठीक है। तो उन रवैयों को तब्दील करने की जरूरत है बेसिकली। मैंने एग्जांपल इसीलिए दिए कि देखें ये भी हो सकता था ना कि मैं इग्नोर करती, मैं कहती हाँ ठीक, तबीयत ठीक है तो क्या हुआ, भाई है मेरा, वैसे तो ज्यादा तो हम ये रवैये तो उसी का फर्ज बना के देना। बिल्कुल, तो वहां पे आपको रोल प्ले जो करना है वो छोटे छोटे जेस्चर्स ही हैं, और आपने कोई महल खड़ा नहीं करके देना होता किसी। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप अपनी सोच, आप लाइफ में कंट्रीब्यूट करें, अपनी सोच को मतलब एक्सप्रेस करें, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। अच्छा, एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे?
जी मैडम, मैं इस सवाल में बात करना चाहता हूँ कि आज माशाल्लाह आपका एक नंबर तो प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और उस हवाले से जो है ना जी, जी। औरत के हवाले से आज आपका टॉपिक है। तो पिछले दिनों आपने एक खबर नोट की होगी सोशल मीडिया पे ना, 7 दिन की दुनिया वाली में, जी जी उसके बाप ने संजल बाप ने, और ये असल में तो हमारे उलमा काम, और ये जैसे आज हमारा जुम्मतुल मुबारक का दिन है, जी जी इस टॉपिक के जो है ना उलमा कराम और हम सबको इस पे वो करना चाहिए ना, सबसे ये बहुत गौर तलब बात है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया तो जी जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसे ब्रेक से पहले कॉल आई थी कि वाकई हमारे जो रवैये हैं ना वो बड़े तल्ख होते जा रहे हैं। जिस तरह अभी उन्होंने बात की कि मियां वाली में जो है ये हादसा हुआ कि 7 दिन की बच्ची को जो है वो फायर मार दी गई। हमारे यहाँ पर ये भी है कि मर्द को ना औरत के ऊपर इतना प्रेशराइज उसको किया जाता है कि नहीं, जो पहली औलाद हो वो बेटा ही हो, बेटी ना हो। ये रवैये जो है ये किस तरह हम इनको चेंज कर सकते हैं मैम? ये भी एक्सट्रीमिज्म की एक एग्जांपल है ना। अगेन वो माइंडसेट डेवलप हो गया है, फिर अगेन उससे रिलेटेड पैटर्न्स है ना। अब तो वो कैलकुलेशन, वो जो मैं पहले बात कर रही थी कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को उस तरीके से देखा जाता है कि ये रिलेशनशिप, तो अब वो स्टेज आ गई कि वो एक्सट्रीमिज्म इतना ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया है कि वहां पे कैलकुलेट ही ये किया जाता है। वरना आप देखें ना कि लोग औलाद से महरूम है जी। आपकी औलाद में आपको बेटी पहले निकलती है तो वो बेसिकली आपके ऊपर रहमत है, रहमत है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। वो माइंडसेट कैसे चेंज किया जाता है, रीजन क्या है, माइंडसेट क्या है, अगेन उस चीज को स्टडी करने की जरूरत है कि पीछे से पैटर्न क्या आ रहे हैं, आपको क्या रवैया दिया जा रहा है, आपको सिखाया क्या जा रहा है। ये एक दिन की गेम नहीं है, ठीक है ना। बात आ जाती तरबीयत के साथ साथ तरबियत बहुत तो देखें, अब मिसिंग पार्ट ही हमारा तरबियत है। तालीम तो जिस तरह की है वो आपके सामने बिल्कुल ऐसे तरबियत जो है, तो उसमें बेसिकली अब जो प्रायोरिटी पे लाने वाली चीज है वो ट्रेनिंग पहले जी, और एजुकेशन उसको सप्लीमेंट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए कि जी आप ये कागज दिखा सकें कि मैं अब तालीम याफ्ता भी हाँ, कि डिग्री ले ली है, डिग्री मैंने ले ली हुई है। तो वो बेसिकली जो तरबियत की जरूरत है, माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत, मैं आपको बता रही हूँ, डिटेरियोरेट हो रही है मेंटल हेल्थ, डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं, एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है, उसको खत्म करने की जरूरत है, माइंडसेट्स को चेंज करने की जरूरत है। हम पॉजिटिविटी को एनहांस करने के ऊपर काम कर रहे हैं और वहां पे एक्सट्रीम रवैये हमारे सामने आना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल। अच्छा, गैरत के नाम पर कत्ल कर दिए जाते हैं, पसंद की शादी कर ली तो तब भी उसको इन चीजों को फेस करना पड़ता है कि उनको मार दिया जाता है, सबको घर से निकाल दिया जाता है। कुछ इस तरह के केसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा हमें देखने में आते हैं। उसमें भी देखें यही रीजन है ना कि गैरत के नाम पे कत्ल मर्द को तो नहीं होते हुए देखा होगा आपने, हाँ, औरत को कर दिया जाता है। तो वो वहां पे ही क्यों वो गैरत जागती है? अगेन वो राइट आपका, आपके रिलीजन ने भी आपको दिया है ना? जी, ठीक है। फिर अगेन हमने बात जहां से शुरू की थी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, बिल्कुल ठीक है। शादी हर सूरत में होनी है ना। अब डिफरेंसेस जो हैं, अब वो मेरे हिसाब से तो वो दौर नहीं रहा कि आज आप ये देखें कि भाई जात पात और ये चीज के ये जात से नहीं है, ये हमारे खानदान में से नहीं, बरादरी में से नहीं है, ठीक है। दो इंडिविजुअल्स की बात है। आप एजुकेशन ले चुके, आप ट्रेनिंग ले चुके, आपकी तरबियत ऐसी हुई, आपने सोसाइटी में अपना रोल प्ले किया, आपने आपकी लर्निंग हुई, आपका एक्सपोजर हुआ, आपको समझ आती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो वहां पे आप अगर एक चीज डिसाइड कर भी रहे हैं, मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहां पे फैमिली की मिन्नत तरला किया जा रहा होता है कि यार मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे समझ में आती है ये चीज, मेरा रिलेशनशिप ये सिक्योर रह सकता है, तो इस चीज को परसू करने दें, पर ना, ठीक है। तो वहां पे देखें अगेन, वहां पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने को तैयार है कि जो होगा मेरे साथ मैं भुगतूंगी, बिल्कुल ठीक है। बट वहां पे एक ना आ जाती है, ठीक है। फिर वहां पे ये डेविएशंस आती हैं, वहां पे रेजिस्टेंस आती है, अगेन उस पे लेबल फिर उस बेटी पे ही लगाना है, आपने उस लड़की पे ही लगाना है, ठीक है। आप अपने हाथ से, कोई पेरेंट्स अपने औलाद के साथ बुरा नहीं करना चाहते, लेकिन किस्मत या आगे से उसके एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं ये भी आप प्रीडिफाइन नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर वो गलत हो सकता है, रिस्क लेने वाली ही बात है ना, तो सोच समझ के रिस्क, आप कैलकुलेटेड रिस्क ले लेना, बिल्कुल, कि अगर वहां पे भी आपको समझ आ रही तो मसला क्या है। फिर अगेन रहना दो लोगों ने, जिन लोगों ने उनकी रजामंदी, उनकी सेटिस्फेक्शन, उनकी समझ, अंडरस्टैंडिंग वो जरूरी अगर है,
ये चॉइस भी 100% लोगों को नहीं मिल रही होती, तो जिनको है उनको जरूर ले लेनी चाहिए ना। समटाइम ये होता है पेरेंट्स की तरफ से भी बड़ा इमोशनली आपको जो है वो, मैं वही कह रही हूँ ना कि वहां से वो सपोर्ट की जरूरत होती है। देखिए मैं वही इंडिकेट मैं वही कर रही हूँ कि पेरेंट्स का किया हुआ डिसीजन भी तो किसी टाइम पे गलत हो सकता है, तो एक्सपेरिमेंट ही है ना, बिल्कुल ऐसे। तो उसको उस तरीके से भी कर लेने में रेजिस्टेंस की जरूरत बनती नहीं है। अच्छा मैम, आपका सेंटर के उसकी फैसिलिटीज के हवाले से भी जानना चाहेंगे, वो किस तरह काम कर रहा है? देखिए जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इनिशिएटिव है, 2017 से वर्किंग कर रहा है। हमारे पास अंडर वन रूफ वुमेन पुलिस स्टेशन मौजूद है, प्रोसिक्यूशन मौजूद है, मेडिकल्स की फैसिलिटी मौजूद है, हमारे पास मीडिएशन एंड रिहेबिलिटेशन जो बेसिकली रिकंसाइल कराने के लिए, मसालियत कराने के लिए, घरों को जोड़ने के लिए सेक्शन है, वो मौजूद है। उसके अलावा हमारे पास शेल्टर होम की सहूलत, दारुल अमान की सहूलत अटैच्ड मौजूद है। ठीक है। इसके अलावा जो मैंने शुरू में जिक्र किया, किसी खातून को इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, इवन मतलब उसको हफ्ते बेजा ही समझ लें कि उसको घर से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं है, कम्युनिकेट करने की इजाजत भी नहीं है, उसको खाना भी घर में नहीं दिया जा रहा, मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं, तो उसको रेस्क्यू करने की जिम्मेदारी भी मेरी है, या मेरे साथ वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि अगर ऐसा कोई केस हमें रिपोर्ट होता है तो हम वहां से जाके उसको रेस्क्यू करके लाएं और फर्दर उसको सर्विसेज प्रोवाइड करें। अब यहाँ पे बेसिकली सेंटर का मकसद, अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हम राइट्स पे काम भी कर रहे हैं ना, कि जो बेसिक राइट्स हैं एटलीस्ट वो तो दिए जाएं। ठीक है। अब वहां पर ला के जो हम अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके साथ जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं, हम फैमिली को रिकंसाइल भी कराते हैं और वैलिड आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर या डिस्कशन के ऊपर हम वो डिग आउट करते हैं कि किस तरीके से रिलेशनशिप को इम्प्रूव किया जा सकता है, तो वो सोल्यूशंस भी हम वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सही। अच्छा मैम, जिस तरह समटाइम होता है कुछ कैसे केसेस ऐसे भी आपके सामने आते होंगे जहां आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती होंगी, तो उस तरह आप किस तरह जो है उस केस को हल करती हैं? देखिए, इमोशनल होना बनता नहीं, ये एक जो हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि हमने इमोशनल, वरना तो सारा दिन हम इमोशनली रहेंगे। तो उसमें थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना जरूरी होता है। कई दफा यकीन करें इतनी हीनियस नेचर का केस भी होता है कि बंदा खुद परेशान होने वाला था, लेकिन आपको पता है कि अगर प्रोफेशनल सेटिंग में उस जगह पे बैठ के हम परेशान हो जाएं तो फिर सपोर्ट हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो वहां पे बेसिकली थोड़ा सा अपने आप को इमोशनली डिटैच करना पड़ता है कि हम रिजॉल्व करने की तरफ कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसकी तरफ, और फिर आपने, क्योंकि वो जगह बड़ी सेंसिटिव है, आपने जस्टिस करना है, और जस्टिस करना आसान काम नहीं है, तो देखिए जहां पे इंसाफ करना जिम्मेदारी है बहुत बड़ी। तो वहां पे थोड़ा सा आपको पता है कि जहां आपने इंसाफ करना है वहां आपको थोड़ा सा इमोशनल कंटेंट अपना पीछे रख के भी बात करनी होती है कि वहां पर अगर खातून के लिए इमोशनल हो जाएंगे तो वहां पे मर्द का राइट भी डिटेरियोरेट हो सकता है या खराब हो सकता है। तो हम वहां पे कोशिश करते हैं कि एक विन विन सिचुएशन के ऊपर हम सिचुएशन को लेके आए, जहां पे जिसकी गलती है उसको आइडेंटिफाई करें, उसको करेक्ट करने की कोशिश करें, काउंसलिंग के थ्रू जहां जहां हम उसकी सपोर्ट कर सकते हैं वहां वहां हम दोनों को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। कोई ऐसा केस मैम कभी सामने आया जिसमें आपको बहुत मुश्किल पेश आई हो और आपको समझोगे यार ये मैं समझ नहीं पा रही इस केस को? अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा नहीं, लेकिन कुछ केसेस में हमें देखें हम लीगली भी कनेक्टेड है ना, हमें जहां पे गाइडेंस की जरूरत होती है, देखें परफेक्ट कोई भी नहीं होता, आपको लाइफ में किस किस तरह की चीजें एक्सपीरियंस करने को मिल रही होती हैं रोज के रोज। समटाइम्स हमारी आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन हो तो कई दफा आप चाहने के बावजूद हेल्प नहीं कर पाते। ठीक है, इवन हमने मतलब इंटरनेशनल लेवल के भी कुछ केसेस डील किए हैं जिसमें हमने ख्वातीन को उनके राइट्स लेके दिए हैं। ठीक है, बट अगेन वहां पे भी डिस्टर्बेंस उसकी वजह से जहां आप हेल्पलेस फील करते हैं। ठीक है, कि आपको नजर आ रहा होता है कि इस टाइम आप, और प्रेशर नहीं देते हम, देखें आप जबरदस्ती दो लोगों को इकट्ठा नहीं रख सकते, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, उसके बावजूद आपको नजर आ रहा होता है, वहां तकलीफ होती है कि आपको नजर आ रहा है कि आज तो ये बंदा सुलह करके जा रहा था, मैं को थोड़ा मेरी कोई इंसाइट है तो मैं उनको कहती भी हूँ, मैं कहती हूँ आज आप कर तो रहे हैं पर आप इसको लॉन्ग रन लेके नहीं कहते। हाँ जी मैडम, हाँ मतलब वो पता कर लेते हैं, वो पता होता है कि उनकी वजह नियत नहीं है यहाँ, अब वो एक पूरे सिस्टम से निकलने के लिए वो क्योंकि बर्डन बन गया। बर्डन तब नहीं होता जब आप मर रहे होते हैं किसी से शादी करने के लिए, बर्डन तब हो जाता है जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। आप हमारे शो में बड़ी मजेदार बातें हुई, काफी मसाइल पर भी हमने बात की। कोई मैसेज हमारी खवातीन को देना चाहें, हमारे व्यूअर्स को देना चाहें? देखिए जी, मैसेज सिर्फ यही है कि ट्राई टू बी पॉजिटिव,
अपने अंदर पॉजिटिविटी को डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, अपनी सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर काम जरूर करें, अपने ऊपर फोकस जरूर करें, अपने आप को थोड़ी सी इतनी सी प्रायोरिटी खुद से जरूर दें, कोई और दे रहा है या नहीं दे रहा, कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को सबसे पहले सिक्योर